चलें जी, शुरू करते हैं जी अब अपना काम। बड़े मज़े मज़े की एडजस्टमेंट्स थी, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। शुरू हो गया जी काम। नोट बनाना है रेकन्सिलिएशन समेत 19 का सिर्फ, और लायबिलिटी स्लैश एसेट 19-18 दोनों के। दुआ लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर नंबर 1 अकाउंटिंग लॉस। ओ माय गॉड, छुपा दिया मैंने। सारा सवाल गड़बड़ हो जाता है। पहले सवाल में आया ऐसे, है ना? अकाउंटिंग पहले नहीं आया था ना, लॉस। अकाउंटिंग लॉस का मतलब क्या है? यहां पे पीबीटी की बजाय लॉस आ जाए, लॉस बिफोर टैक्स। तो अगर मैंने यहां पर लॉस बिफोर टैक्स लिख दिया या सोचना शुरू कर दिया ना, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी जो हमने आज तक सीखी हुई है। लॉस ही लिखेंगे एंड पे इंशाल्लाह, पर फिलहाल मैं ये लिख ही नहीं रहा, और मैं यूं ही समझूंगा कि जो भी है वो प्रॉफिट है। ठीक है ना? मतलब एड लेस करते हुए सोचना आसान है प्रॉफिट के साथ, लॉस को रखोगे तो फिर ऐसे उलट सोचना पड़ जाएगा। नहीं, सोचो ही नहीं यहां पे कि प्रॉफिट है, लॉस है। लॉस नहीं सोचना, समझो प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट है तो बस एड लेस करते थे। एंड पे जाके जब करंट टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना होगा ना, तो फिर जाके मैं इसको ओपन करूंगा, तो मुझे पता लगेगा ओहो यहां पे तो क्या था, ये तो लॉस था। अभी मैंने ये कह देना ऐसे, ये मेरा अब सवाल बन रहा है जिसमें मैंने लिखा पीबीटी इंक्लूड्स। अब कर लो जो करना है आपने, मेरी मर्जी, मैंने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इससे बेटा फायदा होगा, परिचय में ऐसे करना। ठीक है ना? एक तरतीब है, एक आदत है और एक आसानी है। शायद कर भी लें कोई अच्छे बच्चे में, मेरे जैसे जो है ना नलायक ऐसे ही, उनके लिए ये जरूरी है कि ये प्रॉफिट को ही सोच कर चले। तो पीबीटी ही मैंने लिख लिया। ठीक है, अब जितना भी है वो देख लेंगे एंड पे। अब वो कहता है पीएनएल के अंदर असल में इंक्लूडेड है ना, तो पीबीटी इंक्लूड्स 2 मिलियन रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर हुज डेट्स हैड बीन रिटन ऑफ इन पिछला साल। आगे ना पढ़े, आगे ना पढ़े, ये तो टैक्स वाले हैं। पहले तो मुझे रिवाइज करवाएं अपनी इंट्रो, और इवन फिर R1 में भी आपको ये दोबारा पढ़ाया जाता है, ये मुझे रिवाइज कराएं। बल्कि उससे भी पहले मैं 2018 में जाता हूँ। माना कि आपको मैंने डाउटफुल डेट्स रिवाइज कराए थे, फिर भी मुझे बताएं अगर कोई एक्चुअली रिटर्न ऑफ बैड डेट हो तो उसकी एंट्री क्या सिखाई है आपको? वो असली वाली सिखानी है, 2 से 1 बना ली थी। चलो खैर, पूरी बात करें तो बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट, फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ को क्रेडिट करके प्रोविजन फेंकते हैं। तो हमने बैड डेट को निकालकर एंट्री क्या बनाई थी? प्रोविजन डेबिट डेटर्स क्रेडिट, मतलब डेटर्स को कम कर लिया। हालांकि प्रोविजन की एंट्री होती है पीएनएल में एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, यानी एस्टीमेट को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर के लेजर में क्रेडिट नहीं करते, बैलेंस शीट बनाते हो। डेटर अलग पड़े होते हैं ग्रॉस में, प्रोविजन अलग पड़ी होती है अलग प्रोविजन के अकाउंट में, बैलेंस शीट बनाते हैं, उनको क्या कर देते हैं? नेट। यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स में से माइनस नहीं करते हम, राइट ऑफ नहीं हुए। जो राइट ऑफ होते हैं उनको हम डेटर में से क्रेडिट करते हैं डेटर के लेजर में। तो हमारी एंट्री है जी 2018 के अंदर हुई होगी, इसकी एंट्री हुई होगी प्रोविजन किस वजह से? बैड डेट रिटर्न ऑफ, ऐसे लिखा करते थे ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ ऐसे लिखते थे प्रोविजन के लेजर में, डेबिट साइड पे ये बैड डेट रिटर्न ऑफ ऐसे लिखते थे। तो ये एंट्री कितने से? 2। ये हमने 2018 के प्रोविजन के लेजर में किया होगा, और 2018 के प्रोविजन के लेजर में इसको डेबिट, असल में तो हमने बैड डेट रिटर्न ऑफ से लेकर आए थे, बहरहाल हमने डेटर के लेजर में भी इसको 2018 में क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, ये इधर भी बैड रिटर्न ऑफ लिखा होता है। ये एंट्री सिखाई थी ना, यानी ये डेटर में से माइनस हो गए। ठीक है, वो फिर अलग बात है, डेटर का क्लोजिंग और प्रोविजन का क्लोजिंग वो फिर बैलेंस शीट में नेट नजर आता है, पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम डेटर में से माइनस क्रेडिट, मतलब डेटर के लेजर में क्रेडिट नहीं करते, अलग रखते हैं। ठीक है, अब टैक्स वाले क्या कहते थे? ये तो एडजस्टमेंट 18 वाली एडजस्टमेंट तो हम कई बार कर चुके, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर्स क्रेडिट कितने से? 2018 में 2 से। तो ये काम हम तो कई बार कर चुके हैं, हम कई सवाल किए हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद फिर क्या होता था? टैक्स वाले कहते थे, करंट टैक्स की वर्किंग है, टैक्स वाले कहते थे 2018 के अंदर, हाँ जी
हम ये मिसाल के तौर पे एक्सपेंस की फिगर कुछ और आ रही है, लेट्स से 4 आ रही है, वो कहते थे नहीं ये 4 रिवर्स कर दो, ये 4 रिवर्स कर दो, हमको अलाउ क्या करेंगे, तो इसका मतलब 2018 के साल में हमें ये 2 रुपए क्या हो गए होंगे, अलाउ हो गए होंगे। पीबीटी से काम शुरू होता था ना, पीबीटी से, तो लेस बैड डेट रिटर्न ऑफ 2, यानी ये 2018 में हमें जब एक्चुअली राइट ऑफ हुए थे तो ये हमें अलाउ हो गए थे एज अ डिडक्शन। नाउ दिस इज 18, दैट इज गॉन। 19 में वो कहता है ये जो रिटर्न ऑफ थे इनमें से रिकवर हो गए। अब ये भी प्रोविजन, ये इंट्रो में आप पढ़ते हैं, फिर R1 में भी आपको रिवाइज कराया जाता था, अगलों को शायद इस हद तक ना रिवाइज कराया जाए, अगलों को अब इतना पढ़ाया जाए बैड एंड डाउटफुल डेट जितना आपने R2 में पढ़ा। उसकी वजह यह है कि अगले R1 वाले बच्चों का करेक्शन ऑफ एरर निकल गया ना, तो अब उनको जितनी की जरूरत है, बहरहाल रिकवरी ऐसे ही उनको भी आ जाएगी, एडजस्टमेंट तो उनको पता होती है। तो लेकिन आप लोग तफसील से इसको जरा इसलिए पढ़ के आए थे, करेक्शन ऑफ एरर के अंदर आपको बड़ा ध्यान करना पड़ता था। एनीवेज, रिकवरी अगर बैड डेट रिटर्न ऑफ की हो जाए तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक में पैसे आ गए, रिकवरी हुई है ना, तो कैश या बैंक डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, रिकवरी इनकम, ये अदर इनकम में आपने बचपन में पढ़ा हुआ, इसको हम डाल देते होते हैं। तो ये क्या हुआ जी, ये आपने इनकम बनाई, क्योंकि रिटर्न ऑफ थे वो रिकवर हो गए। और अगर आप गलती से खुदा ना, अब आप क्या किया करते थे, R1 में आपने ये क्यों पढ़ा था, क्योंकि आप करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक कर रहे होते थे, तो वो यूं लिखता था कि रिकवरी हुई और उसको डेटर में क्रेडिट कर दिया। तो ये तो गलत है कि आपने 18 में भी डेटर क्रेडिट किया तो फिर डबल क्रेडिट हो जाता था। तो फिर आप करेक्शन को, वो गलती को सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए क्या करते थे, आप कहते थे डेटर को क्रेडिट करो, क्रेडिट किया इसको डेबिट करो, और रिकवरी इनकम को क्रेडिट करो। ये सीखा था आपने। एनीवेज, फिलहाल ये बात नहीं हो रही, फिलहाल तो ये बात हो रही है कि 2018 में ये काम हो चुका था और 2019 में अब ये काम हुआ है। ठीक है जी, 2019 में। अब मेरा आपसे सवाल है कि 2019 में अगर हमने इसको इनकम बनाया है तो टैक्स वाले क्या करेंगे, इसको रिवर्स करा देंगे। क्या करेंगे, रिवर्स करा देंगे। क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे आप बताएं, क्या करेंगे। देखो, जब ये एक्चुअल राइट ऑफ किया था, हमने भाग गए थे, तो हमने रिटर्न ऑफ कह के टैक्स वालों को बताया कि जी ये हमने, ये चले गए, राइट ऑफ कर दिए, तो उन्होंने हमें इनको कर दिया था अलाउ एज अ डिडक्शन। तो जब उन्हीं से पैसे वापस आ गए तो अब इसको क्या कहेंगे, पहले उन्होंने एक्सपेंस बना दिया, तो आज उन्हीं से पैसे आ गए तो क्या बनाएंगे, इनकम। क्या बनाएंगे, इनकम। तो हमने इनकम बनाया, हमने P&L में इसको इनकम बनाया, इसको इनकम बनाया, यानी इनकम रिकॉर्ड की, हमने इनकम रिकॉर्ड की। टैक्स वाले क्या कहेंगे, टैक्स वाले भी कहेंगे कि हाँ हाँ इनकम ही है। टैक्स वाले भी कहेंगे कि हाँ 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 ये इनकम ही है, ये हाँ हाँ ला लिखते तो टैक्स वाले भी कहेंगे कि ये इनकम ही है, हाँ हाँ बस वैसे ही कहते हैं। टैक्स वाले भी कहेंगे कि ये इनकम ही है। इसका मतलब वो इस पर क्या लेंगे, टैक्स। तो इसका मतलब फिर हम अब ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं। वो पहले तो कह रहा है कि पीबीटी इंक्लूड्स 2 मिलियन ऑफ रिकवरी इनकम, पीबीटी में पड़ा है 2 मिलियन का इनकम, तो हम क्या कह रहे हैं, पड़ा रहने दो 2 मिलियन का इनकम, क्योंकि हमारे हिसाब से भी इनकम है, टैक्स वाले भी इसको इनकम ही कहेंगे। ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन सादा सी बात है ना, जब ये राइट ऑफ किए थे तो तब टैक्स वालों ने इसको एक्सपेंस कह के अलाउ किया था, तो जब उन्हीं से पैसे आ गए तो फिर टैक्स वाले इसको इनकम भी बनाएंगे। तो हमारी भी इनकम है, टैक्स वालों की भी इनकम है, इस पर सब मुत्तफिक हैं। हम इसको इनकम बनाकर P&L में रिकॉर्ड कर चुके हैं, टैक्स वाले भी इसको क्या कहेंगे, हाँ हाँ ये तो इनकम ही है, इसका मतलब इस पर वो टैक्स लेंगे। तो फिर हम क्या पीबीटी में इसको ऐड कर दें, ऑलरेडी पीबीटी में इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने लॉस को छुपा दिया था।
हाँ ठीक है, इनकम्स एक्सपेंसेस नेट होकर लॉस आ गया तो क्या हुआ, हम इनकम को तो इनकम के हिसाब से सोचे ना, तो इसीलिए मैंने पीबीटी लिख दिया। तो पीबीटी में ये ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड मौजूद है, तो फिर पड़ा रहने दें। इस एडजस्टमेंट को क्या करना था, इग्नोर। इसको क्या करना था, इग्नोर। तो इसके साथ लिखो, आगे पढ़ो। एज पर टैक्स लॉस रिसीवेबल जो रिटर्न ऑफ होते हैं, उसने रिटर्न ऑफ की बात की, जो रिसीवेबल राइट ऑफ करते हैं वो अलाउ होते हैं एज अ डिडक्शन। तो इसीलिए तो 18 में उन्होंने अलाउ किया होगा, लेकिन अब उनसे रिकवरी हो जाए तो फिर ये कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियसली फिर इसको अगर राइट ऑफ को एक्सपेंस करते हैं तो राइट ऑफ की रिकवरी हो जाए तो उसको इनकम कहेंगे। तो फिर अगली बात क्या है, हम इसको पीएनएल में रिकॉर्ड कर चुके हैं। कैसे पता लगा, पीबीटी इंक्लूड्स बैड डेट रिकवरी इनकम, हम इसको पीएनएल में रिकॉर्ड कर चुके हैं। और टैक्स वाले भी क्या कह रहे हैं, इसको इनकम ही है ये, तो फिर पीबीटी में इंक्लूडेड है तो पड़ा रहने दो। ठीक है, ये बोलो, पीबीटी में पड़ा है, पड़ा है तो पड़ा रहने दें, तो पड़ा रहने दें। बात समझ आई? और बोलो, पीबीटी में पड़ा है तो पड़ा रहने दें। यानी इस सारी कहानी का लुबे लुबाब क्या है, इस एडजस्टमेंट को हमने क्या करना था, इग्नोर। तो पहली एडजस्टमेंट क्या हो गई जी, इग्नोर, क्योंकि इनकम में पड़ा है और इनकम में ही पड़ा रहना चाहिए। इस पर टैक्स लेना है आप टैक्स वालों ने, वो अलग बात है कि आपका लॉस आया हुआ है। अगर वो टैक्सेबल एडजस्टमेंट्स करने के बाद टैक्सेबल लॉस ही रहा तो कोई टैक्स नहीं है, और अगर एडजस्टमेंट करने के बाद ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है, कुछ डिडक्शन वो डिसअलाउ कर दें, कुछ इनकम्स को वो ऐड करके टैक्स ले लें, हो सकता है टैक्सेबल बन भी जाए तो फिर टैक्स दे देंगे। लेकिन इस एडजस्टमेंट को क्या करना है, इग्नोर। चलें आगे, नेक्स्ट। यहां तक कोई मसला है तो बताएं, जरा बात लंबी होगी, लेकिन चूंकि ये इसके अलावा मुझे कहीं नजर नहीं आई है एडजस्टमेंट, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लग गया। तो इसकी अगर पिक्चर लेनी होगी ना तो ये ऐसे ले सकेंगे। एडजस्टमेंट 1 इज ओवर, इग्नोर हो गया। चलें आगे, पहली एडजस्टमेंट इग्नोर हो गई। सेकंड, पीबीटी इंक्लूड्स, ऊपर लिखा हुआ है पीबीटी इंक्लूड्स डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन। ये ना अकाउंटिंग चल रही होती है, पीबीटी इंक्लूड्स 2 मिलियन रिकवर्ड फ्रॉम, तो वो इनकम में ही होना चाहिए, पीबीटी में होना चाहिए, हम ही इनकम बनाते हैं। ऐसे ही पीबीटी इंक्लूड्स डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन अर्न्ड अगेंस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन यूके बेस्ड कंपनी। एज पर टैक्स लॉस दिस डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन पाकिस्तान, चूंकि 20% टैक्स इसका यूके में पे कर चुके हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। पहली बात, ये पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है, बोलो, तो अगर पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है तो फिर पीबीटी तक आते आते हमने इसको ऐड किया होगा, क्या कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम है। ये क्या है, बल्कि वो क्या था, डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम हमने माइनस क्यों की है, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। कितनी जी, 16। ठीक है जी। अच्छा, अब ना वो बाद में फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, मेरे कहीं जाके कोई 10-12 लाइनें छोड़कर यहाँ पे कहीं पे टैक्सेबल प्रॉफिट जो आना है, ठीक है, और सवाल में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी हैं, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो हैं वो हम क्या करेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे। है ना सवाल में? तो उसके बाद हम जहाँ पे पहुँचेंगे, अगर वो टैक्सेबल प्रॉफिट होता है, अगर होता है तो देखेंगे, अभी सवाल चलेगा तो अगर टैक्सेबल प्रॉफिट होता है, आ जाता है, मैं अज्यूम करता हूँ आ जाता है, आया था वैसे टैक्सेबल प्रॉफिट आया था, एंड पे टैक्सेबल प्रॉफिट बना था करने वालों, तुम कह रहे हो हाँ बना था ना, तो चलो अच्छा है, टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा। तो जब आएगा तो इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे आपने टैक्स कितना करना है जी, इसके ऊपर, ठीक है जी, कितना, 35%। ठीक है, वैसे अगर कोई मुझे बता दे, सवाल के सोल्यूशन से देख के बता दे टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है, 40, सोल्यूशन से देख के बताया या अपने सोल्यूशन से देख के बताया, सोल्यूशन में 40 है, ठीक है, बस ये मैसेज मुझे ये चाहिए। तो टैक्स ऑन
40 एट द रेट ऑफ 35%, कितना आता है जी? 14। और बस, क्यों नहीं? डिविडेंड तो एग्जैम्प्ट है पाकिस्तान में भाई। देखें, ये ना हमारा बिजनेस है, अब इस बिजनेस की टोटल इनकम पीएनएल में आ रही है। पीबीटी तक जो कहानी आई है, ये कहानी चल कर आई है हमारे पीएनएल के अंदर, जिसमें हमारी सारी इनकम्स, एक्सपेंसेस, ठीक है, आते रहे थे। तो इन्हीं के अंदर एक डिविडेंड इनकम भी आ रही थी 16, ठीक है ना, लेस करनी है, 16 डिविडेंड इनकम आ रही थी। तो ये पीएनएल के अंदर ये इनकम आ रही है, यहाँ पे करके डिविडेंड इनकम, ठीक है जी। और फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँच गए हम पीबीटी पर, जो भी पीबीटी है, ठीक है, उसमें से अब लेस होना है टैक्स एक्सपेंस। तो ये टैक्स एक्सपेंस मेरे बिजनेस का होगा या टैक्स एक्सपेंस वो जो मैंने सिर्फ पाकिस्तान में देना है वो होगा? बात बताइए मुझे भाई। मेरे बिजनेस की ये इनकम है जो मैंने यूके से कमाई। अब यूके से जो बिजनेस की इनकम कमाई है, ये इनकम का मैंने 20% टैक्स यूके की हुकूमत को पे कर दिया, ठीक है। उसकी एंट्री सीटीपी क्रेडिट नहीं होगा, शायद मैंने पे, क्या कह रहा है, पे कर चुके हैं, इज पेड, वॉज पेड, ठीक है, ठीक है। मतलब मतलब 16 का कितने परसेंट? 20% कितना बनता है? हाँ, 3.2 रुपीज मेरे कैश से निकल गए हैं, कैश क्रेडिट। लेकिन इसको क्या मैं एक्सपेंस नहीं क्या कहूंगा अपना? ये टैक्स एक्सपेंस डेबिट है, टैक्स एक्सपेंस ही है, करंट टैक्स ही है। ये करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट हुआ, और करंट टैक्स उस वक्त जब देने लगेंगे, करंट टैक्स पेएबल टू यूके गवर्नमेंट क्रेडिट हुआ होगा, फिर वो पेएबल डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। तो क्या लायबिलिटी बाहर के किसी मुल्क की, किसी कंपनी की, किसी हुकूमत के पैसे हम पेएबल नहीं हो सकते हमारे ऊपर? तो हो सकते हैं ना। अब हमारे बिजनेस की इनकम है 16, तो इसी इनकम के ऊपर ये टैक्स पाकिस्तान में दिया है या टैक्स यूके में दिया है, टैक्स तो हमारे बिजनेस का ही है ना, तो ये हमारा टैक्स एक्सपेंस बनता है। वो अलग बात है कि जो ये आपने कितना निकाला है 14, इस 14 की एंट्री आप क्या करोगे? सीटीई डेबिट, सीटीपी क्रेडिट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जी, सीटीपी क्रेडिट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कितना? और ये भी तो सीटीई ही है, करंट टैक्स एक्सपेंस ही है। ये करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट पेएबल होता तो मैं लिखता सीटीपी टू गवर्नमेंट ऑफ यूके, जीओ यूके लिख देता, पर वो कैश पे होगा तो कैश पे हो गया। इस वक्त लड़ाई तो क्रेडिट की हो ही नहीं रही है, लड़ाई तो हो रही है डेबिट की। ये 14 आपने निकाला है, हुकूमत पाकिस्तान को देना है, ये भी आप दे चुके हैं हुकूमत इंग्लिस्तान को, ठीक है। तो आपका बिजनेस का ये भी क्या है? एक्सपेंस, ठीक है। तो फिर यहां पर आए हम, और यहां पे आके हमने लिखा टैक्स ऑन 16 एट द रेट ऑफ कितना? 20%। कितना बताया था आपने? 3.2। तो हमारा टोटल टैक्स एक्सपेंस ये है, कितना? हाँ, वो अलग बात है कि उसकी एंट्री अब यूं बनेगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी सीटीई डेबिट 17.2 से, फिर सीटीपी, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं लिखने की, सीटीपी क्रेडिट किसको जी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 14, और कैश जो ऑलरेडी यूके में हम यूके गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, कैश यूके गवर्नमेंट ऑफ यूके को हम पे कर चुके हैं, कितना? तो एंट्री ये हो जाएगी। पर इस वक्त मेरी लड़ाई क्या चल रही है? टैक्स एक्सपेंस कितना आए। तो टैक्स एक्सपेंस कितना है? 17.2। ये बात किसको समझ नहीं आई? किसको समझ आ गई? जिन्होंने दोनों दफा हाथ खड़ा नहीं किया उनके साथ क्या, उनके बारे में क्या सोचूं मैं? दोबारा सवाल कर रहा हूं, किस किस को समझ आ गया? मैंने सारे हाथ देखने एक दफा। बेटा आपको समझ नहीं आया? अच्छा, हाथ नहीं नजर आ रहा, इनको समझ नहीं आया, जरा पूछे इनसे, समझ आ गया आपको? बेटा हाथ खड़ा करो ना, खड़ा करो जी, तसल्ली करने दो यार, क्योंकि पहले क्या हुआ मेरे साथ? पहले क्या, मैंने कहा किस किस को समझ नहीं आया, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, मैंने किस किस को समझ आ गया? कुछ हाथ खड़े, कुछ रह गए। मैं तो परेशान होऊंगा ना कि जो रह गए हैं वो क्या है, वो किस तरफ? न्यूट्रल, इधर न्यूट्रल कुछ नहीं आया, समझ आया या नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो समझाऊं ना, हद होगी न्यूट्रल। ले जी, तो ये जनाब आपकी दूसरी एडजस्टमेंट थी। एग्जेम्प्ट इनकम को बिल्कुल माइनस करना है, वजह उसकी ये है कि
हमारा वो पाकिस्तान के अंदर हमारी वो इनकम क्या है, एग्जाम, ठीक है। लेकिन जहाँ पर टैक्स दिया है वो चाहे यूके से ही, वो बिजनेस ने तो एक्सपेंस इनकर किया है ना। आपने बाहर के मुल्क में कोई सब्सक्रिप्शन पे कर दी, आप एक आईटी कंपनी है, तो क्या वो इनकम चूंकि आपने बाहर के पे किया तो आपका एक्सपेंस नहीं बनेगा? वो बनेगा ना। एक्सपेंस तो एक्सपेंस है भाई, जहाँ मर्जी पे कर रहे हैं आप। ये क्लियर है बात? तो बोलो, चलें आगे फिर। ये ट्रीटमेंट समझ आ गया? ये रेलेवेंट नहीं है एंट्री, ये तो आपको समझाने के लिए की है। बस ये देख लें, 16 ने माइनस होना है और 16 पे 20% टैक्स एक्सपेंस है। हाँ वो पे हो गया है, वो भी यूके में गया है, सो व्हाट, बिजनेस का तो एक्सपेंस है, तो इस वक्त मैं एक्सपेंस की ही बात कर रहा हूँ। दोनों एडजस्टमेंट बड़ी मजे की थी। हाँ लेकिन एक बार कर ली बस, ठीक है, अब इस तरह की आती रहे एडजस्टमेंट। ऐसे ही किया था, पहली बार में ही ऐसे कर लिया था। टैक्स में भी आती है। फायदा हो गया, जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा उनको भी आ गई। अब वो टैक्स बाद में पढ़ेंगे तो उनकी ये एडजस्टमेंट पहले से हुई है। आगे चले, नेक्स्ट। पॉइंट 1 इज ओवर। पॉइंट 2 वेरी इजी इट वाज, आई थिंक। मूवमेंट ऑफ ओन्ड पीपीई, मतलब हमारा IFRS 16 वाला नहीं है, लीज नहीं है, राइट ऑफ यूज नहीं है, बल्कि ओन्ड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। और मूवमेंट है फॉर 2019, ठीक है। तो 2019 की मूवमेंट पीपीई की क्या है जी, दोनों ही दे दी उसने। अब तो लेजर बने हुए हैं, ओपनिंग है, एडिशन है, माशाल्लाह से इम्पेयरमेंट आ गया, कहीं बताया ही नहीं था इम्पेयरमेंट का क्या ट्रीटमेंट। इम्पेयरमेंट हम कैसे निकालते हैं? हम आज खड़े होकर कहते हैं एसेट की बुक वैल्यू है लेट से 100 रुपये, रिकवरेबल अमाउंट है 100, रिकवरेबल अमाउंट है 90 रुपये। तो हम एसेट को राइट डाउन करके 10 पे ले आते हैं और कहते हैं एसेट इम्पेयर हो गया। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं? एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज को, और फेयर वैल्यू भी एस्टिमेटेड ही मतलब होती है, चलो एग्जैक्ट फिगर तो वो भी नहीं होती, बेच तो नहीं ना दिया, तो अगेन एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। टैक्स वाले जो है वो ये इम्पेयरमेंट को नहीं मानते, जैसे रीवैल्यूएशन को नहीं मानते। कहते हैं यार सादी बात रखो, एसेट लिया हमने 15% के हिसाब से तुम्हें डेप्रिसिएशन भी अलाउ कर दी, अब जब असल में बिकेगा तो गेन हुआ तो हमें टैक्स दे देना, लॉस हुआ तो एक्सपेंस ले लेना। ये बीच में क्या ड्रामेबाजियां करते रहते हो? कभी तुम उठा के एसेट को फेयर वैल्यू पे ले जाते हो, रीवैल्यूएशन सरप्लस पता नहीं, पर उसमें लॉस पड़ा होता है, रिवर्स करके पीएनएल में वो ले आते हो, करके आए ना। कभी तुम्हें लॉस आता है और पहले सरप्लस पड़ा होता है, तो वो लॉस सरप्लस को खाता है और फिर पीएनएल में लॉस ले जाते हो, तो परेशान करके रखा हुआ है तुमने। कभी एनआरवी लॉस इन्वेंट्री पे रिकॉर्ड कर लेते हो, हद हो गई यार। कभी कुछ तो कभी अभी इम्पेयरमेंट ले आयो, उठाओ इम्पेयरमेंट और निकलो यहाँ से। बड़े आया IAS 36, IFRS 16, IAS 16 वाले, उठो यहाँ से, निकलो। जब बेचोगे तो उस वक्त बता देना कितना लॉस आया असल में, अभी से ही नहीं। हमें प्रूडेंस का, पर प्रूडेंस, चुप करो प्रूडेंस। फ्यूचर के लॉस को आज बुक, ये इंपेयरमेंट लॉस क्या है? फ्यूचर के लॉस को आज बुक कर रहे हैं। तो टैक्स वाले कहते हैं भाई जब होगा तो ले लेना, ये लॉस अलाउ कर देंगे, अभी क्यों करें? ये जनरल रूल है, लेकिन आपको सामने नजर आ रहा है हमने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की है, टैक्स बेस की वर्किंग उसमें नहीं है। फिर साथ ही उसने बताया भी है इंपेयरमेंट इज नॉट अलाउड फॉर, अब ये जनरल रूल है, बाकी सवाल तो माई बाप होता है। हो सकता है वो कह दे यहाँ पे इम्पेयरमेंट वो भी अलाउ करते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर अच्छी बात है। फिर वो टैक्स बेस निकालते हैं, उसके लेजर के अंदर भी लिख देंगे इम्पेयरमेंट, मसला क्या है? फिर हमने भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, वो भी अलाउ करेंगे, तो इग्नोर करना है। ऐसा सवाल थोड़ी देगा फिर आपको। इनको ना जरा 25 पे कर दें भाई, मोबाइल देखने वाले भाई 25 पे कर दें। अच्छा जी, ठीक है जी। तो इम्पेयरमेंट, अच्छा अब एडिशन में भी आज फर्क है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ योर IAS 12, मैंने कहा था एडिशन पे और सेल प्रोसीड पे लड़ाई नहीं होती। लो जी, मैं तो झूठा साबित हो गया। फिर चलो गलत कहना चाहिए, झूठा तो नहीं कहना चाहिए, गलत साबित हो गया है जी। चलो अभी तक कैश वाला मसला तो नहीं आया, कैश तो कैश ही है, वो हम भी रिसीव करते हैं, वो भी उतना ही मानते हैं। लेकिन एडिशन में भी मैंने कहा था मसला नहीं होता, पर पहले मैंने आपको थोड़ा सा इंदिया दिया था। ऐसा हो सकता है कि हम IAS 16 में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड करते हैं, तो कोई खर्चा हम ऐसे कर दें। ये आज तक एडजस्टमेंट आई नहीं है, वैसे एडवांस बता रहा हूं, आ भी सकती है कि हमने मिसाल के तौर पे 120 रुपए पे एसेट रिकॉर्ड किया, जिसके अंदर 20 रुपए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी, जिनमें इंस्टॉलेशन थी, टेस्ट रन कॉस्ट थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन थी। एक कॉस्ट ऐसी थी जो स्टैंडर्ड ने, टैक्स लॉज ने कहा हुआ है कि उनको क्रॉस चेक में करना है, 50,000 से ऊपर की थी, कुछ ऐसे ही कुछ मामला था।
हमने वो कैश में कर दी, वो ट्रक वाले को किराया देना था, हम उसको क्रॉस चेक कहाँ से देते, हमने कहा यार ये पकड़ो कैश। अब हमने तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड कर दिया, टैक्स वाले आप कहेंगे ये क्या है, हम कहेंगे यार ये वो भाईजान आपको कहा भी था कि चेक में पेमेंट करोगे तो अलाउ करेंगे, वरना ये अलाउ नहीं करेंगे। तो एडिशन पे लड़ाई ये भी हो सकती थी, लेकिन आज पता नहीं अब कौन सी लड़ाई है, पर लड़ाई है। ठीक है, चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा, आगे जाकर देखते हैं, क्योंकि अगर फर्क है तो कोई ना कोई वजह बताएगा, आप खुद से तो ज़्यूम नहीं कर सकते। सैकड़ों तरह के मसाइल हो सकते हैं, सैकड़ों तरह ज़्यादा हो गए, लेकिन चलो 20 मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, देखेंगे, आगे बढ़ें। इम्पेयरमेंट का बता दिया, टैक्स वाले अलाउ नहीं करते, तो वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। अगर हमने एक एक्सपेंस बुक किया, टैक्स वाले से अलाउ नहीं कर रहे तो रिवर्स करेंगे अकाउंटिंग को, तो ऐड बैक करेंगे। कितना अलाउ कर रहे हैं इम्पेयरमेंट लॉस, कख नहीं अलाउ कर रहे, तो ऐड बैक होगा इम्पेयरमेंट लॉस, लेस कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़े। डेप्रीसिएशन आपका फेवरेट पुराने वाला, अकाउंटिंग वाली रिवर्स हो जाएगी, टैक्स वाली रिकॉर्ड हो जाएगी। डिस्पोजल, ये 2 लेजर बनाने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल के लेजर बना लेते हैं, फिर पीपी का लेजर तो बना हुआ है ना, कोई मसला नहीं। और क्लोजिंग बैलेंस आ गए, ये कैरिंग अमाउंट आ गई हमारे पास, और ये टैक्स बेस आ गई। लेकिन अब एक लड़ाई रह गई है सिर्फ, जो मैंने अभी तक नहीं बता पाया मैं आपको, क्योंकि सवाल में कुछ क्लियर लिखा नहीं हुआ था उस बारे में, डेटा भी खत्म नहीं हुआ इस एडजस्टमेंट का। अब ये वो छोटी एडजस्टमेंट जो सिखाई थी वो थी असल में। क्या कहता है जी, डिफरेंस है ना 20 रुपए का इन एडिशंस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज लॉस। आगे ना जाओ, ज़बानी पहले देखो, 20 का डिफरेंस है, ये ना देखो कि किस तरफ क्या हुआ है। अब पहले सोचो इसको, पहले सोचो, अगर एक्सचेंज लॉस है तो हम क्या करते होते हैं, एक्सचेंज लॉस को पीएनएल में एक्सपेंस आउट। टैक्स वाले क्या कहते हैं, अरे ये तो तुम्हें एसेट की वजह से हुआ है, तो एसेट की कॉस्ट में इसको ऐड कर लो। इसका मतलब 20 रुपए से उनका एडिशन ज्यादा होगा, हमारा कम होगा, ऐसा ही है। अब हमने क्या किया हुआ है, पीएनएल में लॉस है ना, लॉस, अच्छा गेन आई थिंक नहीं आया अभी तक, या शायद किस सवाल में मुझे याद नहीं आ रहा, लॉस आ चुका हुआ है। हमने गेन लॉस दोनों कर लिए थे छोटे सवालों में, वो छोटे सवाल किए थे ना, आईडीसी, बोरिंग कॉस्ट, उसके बाद एनआरवी लॉस, एक्सचेंज गेन, वो करके आए हैं ना, तो उसमें से एडजस्टमेंट एनआरवी की भी अक्सर आ जाती है, ये भी आई हुई है, गेन की हो सकता है आपके इस पर्चे में आ जाए। बहरहाल हमने पीएनएल के अंदर इसको एक्सपेंस आउट किया हुआ था। टैक्स वाले अगर कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट होता है, तो फिर वो एक्सपेंस रिवर्स कराएंगे, तो हम ऐड बैक करेंगे ये 20 रुपया, और वो एसेट का पार्ट बनाएंगे। अब वो बना हुआ है पार्ट यार, सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही, पूरे लेजर के अंदर, एडिशन के अंदर देख लो। अब 460 हमारा एडिशन है, 480 उनका। तो जब 480 उन्होंने एडिशन ले लिया, तो क्लोजिंग के अंदर आ गया ना ये 20, इन्होंने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लिया, हमने नहीं बनाया हुआ, हमने एक्सपेंस आउट किया था, तो हमसे एक्सपेंस रिवर्स करवा रहे हैं और एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनवा रहे हैं, तो वो बना हुआ है इस क्लोजिंग के अंदर। हमने बस सिर्फ क्या करना था, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस तो यही उठा लेनी है, क्योंकि इस क्लोजिंग तक आते आते 460 नहीं 480 ऐड हुआ है, मतलब 20 टैक्स बेस का हिस्सा बन चुका है। तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस तो यही उठ जानी है, लेकिन करंट टैक्स के अंदर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसका रिवर्स करना पड़ेगा एक्सचेंज लॉस को। ठीक है भाई, 26 पे कर दें। मसला ये है ना कि वो अभी ये आधी आधी बाजू पा के आए ने, तो इंज करके बैठे ने भिजी चिड़ियां की तरह, झक्खड़ आया ना झक्खड़, बाद से इंज बैठी हुई जी, रहने नहीं दें यार। 26 ठीक है, कोई नहीं, मुझे पसीना आता है उस वक्त, तो फिर मुझे पता लगता है कि आप गड़बड़ होगी, अभी तो नहीं ना आ रहा, इसका मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मुझे मसला नहीं होता। तो बैठे होंगे ना, तो वो फिर पता है लोग छुट्टियां करी जाते हैं, तबीयत खराब हो तो। अच्छा जी सुने, आगे पढ़ लें आप। डिफरेंस ऑफ 20 मिलियन एडिशन रिप्रेजेंट्स फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑन एक्विजिशन विच वाज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट एज पर टैक्स लॉस। उसने पूरी बात लिखी हुई है, हमें पहले से ही पता थी। अब आइए 16 सारे का सारा फटाफट पुठा सीधा कर दें। सबसे पहले इंपेयरमेंट आ रही है, तरतीब से चलें तो इंपेयरमेंट आ रही है, ठीक है। अभी तक कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की तरफ कुछ नहीं गया था, क्योंकि पहली एडजस्टमेंट में कुछ था ही नहीं ऐसा, अब जाएगा, ठीक है। और दोनों साल के लिए ये है, ओपनिंग भी है मेरे पास, कैरिंग अमाउंट मुझे 2 साल की वर्किंग करनी है, ये टैक्स बेस ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग से शुरू करते हैं। ओपनिंग कहाँ जाएगा, ये 31 दिसंबर 18 वाली वर्किंग में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैरिंग अमाउंट कितनी है जी 1700, टैक्स बेस 1116, ठीक है जी। डिफरेंस निकाल लेंगे एंड पे जाके, चलो ठीक है ना, आगे चले। उसके बाद
एडिशन, इस पे भी लड़ाई पड़ गई। एडिशन में वो कह रहे हैं 480 का एडिशन है, हम कह रहे हैं 460 का है। सवाल ने बताया फ़र्क जो है वो 20 रुपये के एक्सचेंज लॉस का है। अब हमें फ़ौरन याद आया उन्होंने एक्सचेंज लॉस को एक्सपेंस नहीं बनाने देना, एसिड का पार्ट बनाते हैं, यानी एसिड में ऐड होता है। और एक्सचेंज गेन को वो इनकम नहीं बनाने देते बल्कि एसिड कॉस्ट में से लेस करते हैं, तो उसमें फिर ट्रीटमेंट उलट हो जाता है। इनकम बनाई होती तो हमसे रिवर्स कराते, तो हम लेस करते और हमारा एसिड ज़्यादा होता, यानी एडिशन, यही सवाल अगर इस तरह से होता, उनका एडिशन कम होता क्योंकि उन्होंने नेट कर दिया होता। तो इजी काम है, सीख लिया जब तो इजी है, ठीक है। बहरहाल फिलहाल तो क्या मसला है जी, इस 460 और 480 के दरमियान जो 20 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमने एक्सपेंस आउट किया हुआ था। पहले इसको कहेंगे रिवर्स करो, भाई ये एक्सपेंस नहीं है, ये तुमने पीएनएल में एक्सपेंस बनाया हुआ है, हम कह रहे हैं ये एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना, ये एसिड की वजह से आया है। एसिड तुमने बाहर से खरीदा था, ठीक है, और उधार पे खरीदा था जी, तो एक्सचेंज लॉस कितना 20 का ये ऐड हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ वैसे क्या होती है, अगर सिर्फ 20 की ट्रीटमेंट करते हम, तो 20 की ट्रीटमेंट करते हम तो फिर ये ना होता, तो हम यूं करते जी कि हम कहते जी हमने तो एसिड को नहीं रखा, उन्होंने एसिड बनाया हुआ। लेकिन ये ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली हो गया ना जब मैंने क्लोजिंग बुक वैल्यू उठाई, क्लोजिंग ये टैक्स बेस, ये तो ओपनिंग है, सॉरी इधर तो है ही नहीं ना ये, हाँ चलो अभी नहीं लिखा, अगर मैंने तो सिर्फ अगर 20 की बात करूं तो ये है, लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस उठानी है, तो इस कैरिंग अमाउंट के अंदर 0 एडेड है, इधर इस टैक्स बेस के अंदर आते आते ये फिगर में 20 एडेड है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये, ठीक है। ट्रीटमेंट वही था, डन हो गया। चले आगे बढ़े नेक्स्ट। उसके बाद इंपेयरमेंट टैक्स वाले अलाउ नहीं करते, तो हम लेस कर चुके हैं, ऐड बैक करवाएंगे। भाजन टैक्सेबल प्रॉफिट उन्हें कढ़ा लेना जी जितना वो ऐड कराई जा रहे हैं ना चीजें जी। और अब हमें पता लग गया कि हमने कैसे लॉस बनाया हुआ था, इंपेयरमेंट लॉस, एक्सचेंज लॉस, अकाउंटेंट्स के लॉसेस है जी। तो इंपेयरमेंट लॉस, इंपॉर्टेंट लॉस, ये भी कहीं कैलकुलेट नहीं किया आपने, गिवन था कितना 72। दोस्तों जी पता नहीं ऊपर नेगेटिव फिगर कितनी होगी, मैंने तो अभी सोचे नहीं नेगेटिव है, मैं तो अभी सोच के चलो प्रॉफिट है, आसानी से देखो ना, अब सारा एडलेस आसानी से हो रहा है, तो एंड पे लिख देंगे लॉस बिफोर टैक्स, कोई बात नहीं, काउंटिंग लॉस एंड पे लिख लेंगे, खैर है, अभी क्या जरूरत है लिखने की और सोचने की उसको, वो एंड पे आंसर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। इंपेयरमेंट लॉस एड बैक करवाएंगे, लेस कुछ नहीं करने देंगे। फिर अकाउंटिंग डेप्शन ऐड होगी, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस होगी, तो ऐड करें। लो जी इतने मुफ्त के नंबर यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, ऐड कर दें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, एक एडजस्टमेंट की ऐसे जगह खुली रखी है मैंने, तो तुम उधर घुस गए हो। अच्छा जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन पीपी ऐड बैक हो गई कितनी, और लेस करेंगे हम टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन पीपी, सब गिवन था जी 284। हाँ जी, ये देख लो, ये स्प्रिंग ऑटम 20 में आया सवाल, कितने नंबर का है कुछ सवाल में। अब देखो एक दो एडजस्टमेंट तो होंगे यार सवाल में, इसकी भी पहली दो एडजस्टमेंट में कोई सही हो गए होंगे, कोई गलत हो गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड काम चल रहे हैं, तरतीब हर रिकरिंग नेचर की एडजस्टमेंट, गलत करने वाला बच्चा फेल होता है। और FAR2 जो अब CR बन गया, इसमें बहुत कम बच्चे फेल होते हैं क्योंकि उन्हें समझ लग चुकी होती है R1 पास करने के बाद के पास करने का तरीका क्या है। अकाउंटिंग आती है, बस टॉपिक सीख रहे होते हैं आप। मैंने आपको अकाउंटिंग तो सिखाई नहीं, आज 33 लेक्चर, 34वां लेक्चर चल गया, 33 हो गए, मैंने तो आपको अकाउंटिंग नहीं सिखाई, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से सिखा रहा हूँ। अकाउंटिंग तो आप सीख चुके हुए हैं, डेबिट क्रेडिट बस, लेजर होता है, PNL होता है, बैलेंस शीट, ये अकाउंटिंग तो आप सीख, मैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स की, सही है। तो आसान हो गई है जिंदगी अब आपकी, तीसरी बार एनकाउंटर है ना ये, तो अब आपका एनकाउंटर तीसरी बार तक नहीं हुआ तो बच गए हैं आप, तो अब आप एनकाउंटर करें, फाइनल की भी इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में आपकी पास हो जाएगी अकाउंटिंग, क्योंकि आपको अकाउंटिंग आती है, अब पढ़ लेना मेहरबानी। अच्छा जी आगे बढ़े जी, अब डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू है ये, तो डिस्पोजल वाले लेजर मैं यहीं पे स्मार्टू स्मार्टू करके बना लूँ तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। वर्किंग नंबर बस बता दो मुझे, वर्किंग नंबर हाँ अभी दो ही बने, तो वर्किंग 3,
डिस्पोजल का लेजर हम बना लेते हैं, ज़बानी भी कर सकते हैं, मतलब ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बहरहाल एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हुआ अकाउंटिंग वालों का 144, ये पीपीई की बुक वैल्यू आ गई, ठीक है, 144। और इसी तरह से लो जी वो किया हुआ काम फिर मुझे सामने आ गया हेल्प के तौर पे, जो कैश के बारे में इत्तेफाक से मैंने बात भी कर दी अभी थोड़ी देर पहले इसकी। और टैक्स वालों के हिसाब से बुक वैल्यू कितनी है जो डिस्पोजल के वक्त जा रही, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम, सब चीज़ें रेडी स्टेडी एप्पल गो थी सवाल में। सही कह रहा था ये मेरा दोस्त जो है ना, बेस्ट फ्रेंड जो मेरा इस क्लास में, ये सही कह रहा था, सवाल आसान है, लेकिन बेटा ये चाखा भी तो उतारना होता है ना, ये सवाल इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे पूरा सवाल ही हो गया, बोर्ड से ही कर लेंगे यार, आपस की गल। 92। अब कहीं बताया हुआ कितने का बिका, तो फिर कैश 0 ले लें, आप 0 लें, आप 100 लें, आप 1000 लें, डिफरेंस विल बी सेम। नेट में जो डिफरेंस है, एड अकाउंटिंग यानी रिवर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैश टैक्स करेंगे ना, तो नेट में जो डिफरेंस है वो वही आना है। आप 1000 एग्जांपल्स बना लें, हमें मकसद ही डिफरेंस से होता है, इसलिए 0 ले लेते होते हैं, तो चलेगा। चल अब 144 रुपए का गेन आ रहा है मेरे ख्याल से, तो डिस्पोजल क्रेडिट पीएनएल डेबिट भाईजान लॉस होता है, ये इधर गेन आ रहा है, नहीं नहीं, डिस्पोजल क्रेडिट पीएनएल डेबिट लॉस होता है। तो अकाउंटिंग लॉस पीएनएल डेबिट अकाउंटिंग लॉस रिवर्स, टैक्स लॉस रिकॉर्ड, तो ऐड बैक करवाएंगे हमने। अकाउंटिंग वालों ने अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल वर्किंग 3 में निकाला, ये हमने रिकॉर्ड किया होगा, ये रिवर्स करा देंगे और कहेंगे भाईजान लॉस तो वो जो हमने निकाल कर दिया, तो टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल वर्किंग 4 में जी कितना जी 92। यानी अगर सिर्फ बुक वैल्यू सवाल में डिस्पोजल गिवन हो, कैश गिवन ना हो, तो लेजर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ी सादा सी बात है, अगर आपकी 144 वाली चीज़ बिकी है और 0 अज्यूम कर लें कैश, तो सारा क्या है, 144 वाली चीज़ का 0 आया तो लॉस है, तो दोनों लॉस डायरेक्ट भी निकल सकते थे, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं था टार्जन बनने की, कोई नहीं, 1 मिनट ही लगा। ओके सही हो गया, हाँ जी सही है। अब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस 1474 और 1220, 1474 कहीं नहीं निकाला हमने, निकला हुआ था ये भी, और 1220 ले। कोई मसला, ये जनाब मुकम्मल हो गई आपकी एडजस्टमेंट नंबर 2 थी गालिबन, है 1474, हाँ ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं इसको, मैं समझाना चाह रहा था कि ऐसा भी हो जाता है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रांसपोजिशन एरर, ठीक है, हैं कर चुके हैं, अगले वाले नहीं करेंगे, अब वो इंट्रो में करके आ चुके हैं जो थोड़ा बहुत किया, अब उनका करेक्शन ऑफ एरर उस तरह का शायद ना हो जैसा आपका है, और आपको जगह जगह नजर आएगा उसकी, तो खैर अगली अटैम्प्ट तक सही हो जाएंगे। हाँ जी चलें आगे, नेक्स्ट। भाई इतना लंबा सवाल था, खत्म ही हो गया एकदम, आगे तो बस फिर सुकून है। एज पर टैक्स लॉज एक्रूवल नहीं है अभी, रिसर्च एक्सपेंस, भाई मैंने आपको थोड़ा सा IS 12 IS 38 पढ़ाया था, IS 12 के लिए ही तो पढ़ाया था, और मैंने उसको कहाँ नोट किया था, IFRS 16 में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के स्टार्ट, ये हमने याद, आपने याद रखना होता है ये। चलिए तब तक सोचें, रिसर्च करते हैं हम इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल के लिए, तो रिसर्च फेज में जो भी खर्चे होते हैं उसको क्या करते हैं, क्राइटेरिया वाली तो बात ही कोई नहीं, वो तो डेवलपमेंट में जाके फिर बात आती है कि क्राइटेरिया मीट हो जाए तो और सही है, तो फिर रिसर्च एक्सपेंस हमारा तो एक्सपेंस ही होता है, हमने PNL में रिकॉर्ड किया होता है, ठीक है, निकल गए उस्ताद अगे, पता ही नहीं लगा, तुम दसिया ही नहीं, ब्रेक लाओ। कहाँ है यार,
यार धोखा ना दे दो मुझे, कहाँ है, ये तो मिल ही नहीं रहा। IFRS 16 में लिखा था ना। और बोलो, मैंने कहा भी था कि याद कर लो, अच्छा याद किया आप लोगों ने। इतना भी ना पढ़ेंगे आप, पता ही नहीं लगे कहाँ पे पढ़ा था। देखो आपने कहीं लिख लेना है, अब अभी आज जो मिल गया ना है। लेक्चर 42 के तो पार्ट 2 में है बेटा, मैंने कहाँ नोट किया। IAS 12 में हाथ हो गई तो मुझे बताओ तो सही। हाँ लेकिन मैं IFRS 16 के कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन में ढूंढ रहा हूँ ना, मुझे ये तो बता दें कम से कम। कितने जालिम लोग हैं आप। मैं रुल गया इतनी देर से, ये कौन से बिल्डिंग क्वेश्चंस कह रहे हैं, नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल गल याद आ गई इतनी देर से। रिसर्च एक्सपेंस हम PNL में डालते हैं, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल हो तो रिसर्च एक्सपेंस, रिसर्च फेज के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, PNL में। बस वो दिखाना चाह रहा था, एक्सपेंस आउट करते हैं और आ ही गए हम। इन्नी सारी गल मैं वखानी सी, बस है इन्नी सारी गल वखानी सी, खज्जल हो गया मैं जी। इंटरनली जनरेटेड हो और उन 5 में से ना हो तो रिसर्च फेज एक्सपेंस आउट होता है, ठीक है। एज पर टैक्स लॉस, अब ये उसने सिर्फ टैक्स लॉस की बात की, तो अकाउंटिंग हमें पता जो है, अकाउंटिंग तो ये जो है रिसर्च एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस आउट। अब ये उसको बताने की जरूरत नहीं, IAS 38 में हमने पढ़ा हुआ है, आपका IAS 38 सिलेबस में नहीं भी है फिर भी हमने पढ़ा हुआ है, जरूरत का पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कहते हैं रिसर्च एक्सपेंस टैक्स लॉस के मुताबिक इज अलाउएबल इन द नेक्स्ट ईयर। सुभान अल्लाह, वेरी जबरदस्त एडजस्टमेंट। हम आज इनकर करेंगे, यानी हमने इस साल इनकर किया है 25, यानी PNL में हमने रिसर्च एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। 2018 की बात चल रही है ना, ये 2018 है, 19 18 है, 19 है, 19 2019 के अंदर हमने रिसर्च एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया है जी, 25 मिलियन। टैक्स वाले कह रहे हैं ना 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 ना, तुमने PBT तक आते आते ये जो माइनस किया है ये तुम्हें हम इस साल में अलाउ नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें हम अगले साल में अलाउ करेंगे। तो इस साल में उन्होंने क्या कर देना है, फिर ऐड बैक करवा देना है हमसे रिसर्च एक्सपेंस। रिसर्च एक्सपेंस आपने कितना 25 को ऐड बैक करा दिया। अब जो रिक्वायर्ड नहीं है मैं ज़रा वो बना रहा हूँ, ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी थी, ठीक है ना, खाली जगह इसलिए छोड़ी थी, इसलिए मैं इसको कह रहा था स्मार्ट स्मार्ट लिखें इनको, क्योंकि ये आगे निकल ही आया थोड़ा सा वर्किंग 3 वाला जी। तो ये 2020 में आपके सामने बना रहा हूँ वैसे ही। 2020 के अंदर जब हम जाएंगे, अब ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो 2020 में जाके ये रिसर्च एक्सपेंस ही होगा, लेकिन 19 वाला जो डिस अलाउ हुआ था वो 20 में अलाउ हो जाएगा। ये बात समझ आई? 19 में उन्होंने क्या कर दिया, डिस अलाउ, तो 20 में जाके क्या कर देंगे, अलाउ। ठीक हो गया। अब इतनी बात होती तो यहाँ पे एंड था, लेकिन उन्होंने फिर ब्रैकेट वाली फनकारी भी लगा दी। कहता है 18 में भी तो ऐसा ही हुआ था। अब लॉ तो वही है, जिस साल में रिसर्च करते हैं, पता नहीं वो शायद चेक करते होंगे, थोड़ा सा प्रूफ श्रूफ लेते होंगे, कोई माहौल को देखते होंगे, कोई जो भी टैक्स वालों की लॉजिक है, अब हमें क्या पता, वो बस कह रहा है कि जिस साल का रिसर्च एक्सपेंस होता है उससे अगले साल अलाउ करते हैं। इसका मतलब 18 में भी रिसर्च एक्सपेंस इनकर हुआ था कितना, तो 18 में उन्होंने क्या कर दिया होगा, 18 में 2018 में उन्होंने डिसअलाउ किया होगा, तो हमने क्या किया होगा, 18 वाली टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए वर्किंग के अंदर कितना 64 को ऐड बैक कर दिया होगा। अब ये वाला 64 19 में क्या होगा, ये कहानी चलनी है। 64 इनकर जिस 18 में हुआ, 18 में डिसअलाउड, 19 में अलाउड। फिर 19 का रिसर्च एक्सपेंस हुआ 25 ऐसे 25, 19 में डिसअलाउड, 20 में अलाउड, ऐसे 20 का होता तो 21, ऐसे कहानी चल रही है, ठीक है। तो ये जो है वो, ये यूं लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है,
ये भी ब्लैक ही है, रिसर्च एक्सपेंस ही है। तो रिसर्च एक्सपेंस 2 बार आ गया, एक बार ऐड, दूसरी बार लेस। गौर से देखने पता लगा कि ऐड हुआ है इस साल वाला और लेस हुआ है जो पिछले साल वाला था, उन्होंने डिसअलाउ किया था, आज क्या कर दिया है, अलाउ। ठीक है, मजे की एडजस्टमेंट। लेकिन इसका एक असर और भी पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, पड़ेगा। पहले भी ऐसा हुआ था, हमने रिसर्च एक्सपेंस, डेवलपमेंट एक्सपेंस, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट वगैरह चीजें एक्सपेंस आउट की होती थी। टैक्स वाले कहते थे नहीं 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 नहीं, इनको रिवर्स करो और आज एसेट बनाओ और 5 साल पे, 10 साल पे, इतने साल पे करके आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस बनाओ। आज भी 18 में इन्होंने डिसअलाउ करके कहा है एसेट बनाओ और एक्सपेंस आउट करो अगले ही साल में सारा बेशक। लेकिन 18 के एंड पे ये 64 डिसअलाउ हुआ था, तो फ्यूचर में ये डिडक्शन होनी है, तो डिडक्टेबल डिफरेंस बनना है। क्योंकि हमारे हिसाब से तो रिसर्च कॉस्ट 2018 की रिसर्च कॉस्ट 2018 की कितनी है, हमारे हिसाब से रिसर्च कॉस्ट कितनी है, और रिसर्च कॉस्ट एसेट होता ही नहीं है, एक्सपेंस है रिसर्च। लेकिन उन्होंने रिसर्च कॉस्ट एसेट बनाया हुआ, मैं यूं लिख दूं, रिसर्च कॉस्ट एसेट। हाँ दोगी यार, ये भी को एसेट होता है, रिसर्च कॉस्ट एसेट एसेट कितना एसेट होता है जी, रिसर्च कॉस्ट कितना एसेट होता है, हमारे हिसाब से तो कोई एसेट नहीं होता। उन्होंने पूरा 64 ही एसेट बनाया। देखो अब एसेट है, एसेट कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से, तो 64 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और बिल्कुल नजर भी आ रहा है डिडक्टेबल क्यों है, ये फ्यूचर में डिडक्ट होगा, होगा नहीं हो गया, आपके सामने ही हो रहा है। 18 से आगे 19 में हमारे पास है, 18 तो रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक है, सही है। अच्छा, इसी तरह से अब ये सारे का सारा जो है ये अलाउ हो गया एज अ डिडक्शन। 18 के अंदर जो एसेट बनाया था इसने आपको फायदा सारे का सारा दे दिया, और बोलो, और बोलो, ये सारा फायदा मिल गया 18 वाला 19 में। अब 19 के अंदर फिर वही कहानी आ गई, क्या 19 में फिर इसने क्या कर दिया, 25 को डिसअलाउ कर दिया। आज फिर हमने तो क्या कहना है, हमने तो कहना है जी नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्सपेंस होता है। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये एसेट है, रिसर्च कॉस्ट एसेट इसका नाम रखो एसेट वो नहीं कहते, असल हम तो बनाते ही ना, फ्यूचर में तो फायदा देंगे, हमारी तो कैरिंग अमाउंट 0 ही होती है, पर टैक्स बेस कितनी है। ये भी एक अच्छी एडजस्टमेंट थी इस सवाल, डिफरेंट। यानी पास पेपर 9 और 10 में हमने ये एडजस्टमेंट्स देखी थी, बस वो आसान इसलिए लग रही थी कि वो हमारी अकाउंटिंग से मिलती जुलता काम होता था ना। यानी उनका एसेट बना लिया, फिर वो कहते थे 5 साल पे उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करो, तो हम ऐड करते थे, लेट से 25 ऐड किया है ना, तो फिर 64 लेस नहीं किया, बल्कि 64 लेट से उन्होंने कहा था डिसअलाउ कर 5 साल में अलाउ करना है, तो डिवाइड बाय 5 करके थोड़ा सा आदमी, बाकी इधर कैरिंग अमाउंट आ रही होती थी। वो तो उल्टा मुश्किल था, ये तो आसान है। किसको ये समझ नहीं आया, ऐसे करके क्यों तुमने किया जान के, हैं जी, किस किस को समझ आ गया है। कुछ बच्चों ने अभी भी नहीं हाथ खड़ा किया, चलो कोई नहीं, खैर है, चंगा। फिर अब आप लोग मुझसे दोबारा पूछोगे, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं आता ये कॉन्सेप्ट। चलें जी, अब अगेन कैरिंग अमाउंट कम है तो ये डिडक्टेबल ही है ना, फ्यूचर में डिडक्ट होना। 1 साल तो देख भी लिया आपने, वेरी गुड एडजस्टमेंट, प्यारी एडजस्टमेंट थी ये भी। ठीक है, आगे चलें जी। अरे आ गया आपका फेवरेट रेंट एक्सपेंस इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेज ऑन, मतलब टैक्स वालाज यूजिंग कैश बेसिस। टैक्स वाले किस बेस पे चल रहे हैं, कैश बेसिस। अब रेंट प्रीपेड आ रहा है जी, ये तो एक्रूवल आ गया। ओ माय गॉड, हम तो एक्रूवल पे ही होंगे, हम तो एक्रूवल पे ही होते हैं, टैक्स वाले कैश बेसिस पे। तो क्या करते थे जी, करंट टैक्स की वर्किंग में पीएनएल को उल्टा देते थे, कैश को रिकॉर्ड कर लेते थे, और डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट इज टैक्स बेस नॉट इज, तो डिफरेंस आ जाता था। ठीक है, लेकिन उसके लिए स्टेप 1 क्या है, लेजर बनाएं। अब मजे की बात, 19 का क्लोजिंग है 6 मिलियन, बंदे बन जाओ, मैं बता रहा हूँ 19 का आज मैच भी है, पता है, ऐसी बातें तो बंदा आउट होने की निशानी होती है। साउथ अफ्रीका के लिए निकाल रही है बातें हैं, साउथ अफ्रीका के लिए निकाल रहे, फिर ठीक है। ही कौन कर रहा है, तुमने किया है, अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ।
जी बोले जी बोले। आज आपको डांटना नहीं है, दुआ करना बस है मैच जीत जाए। आज नहीं डांटना, मैं आपको डांट सकता हूँ बोला है नहीं चुने बंदे में प्यारे सोने होने। कल मैच आ रहे ना, ये ਤੁਹਾਡੀ खैर नहीं, दुआ नफल पढ़ने तुम, ठीक है 2-2 नफल आज पढ़ लेना भाई। ऐसी एडजस्टमेंट की हुई है हमने अक्रूवल में, जब पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग भी बनना है, तो वो मैंने 2 तरीके बताए थे कि ओपनिंग को पहले ख़त्म कर लें, फिर क्लोजिंग के लिए दोबारा सोचें यार नेट कर दें, आंसर सेम है। तो नेट वाला काम आसान था ना, ठीक है। तो अब कहाँ करें, अब कहाँ जाएं, क्या करें। अगर यहाँ तक भी तस्वीर बनवानी हो ना, तो फिर भी एनी की जगह खाली बच जाती है। यहाँ पे मैं वर्किंग नंबर, वैसे तो यहाँ पे भी हो सकती है वर्किंग नंबर 5, लेकिन ना इनको भी उधर ही ले जाता हूँ। बाद में आपने तो, जिन्होंने नहीं किया सवाल, वो इसी उम्मीद पर तो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कराएगा तो कर लेंगे। तो उनके लिए भी तो अब माँ प्यो, पता माँ प्यो भी होंगे ने ना, रूहानी होन या असली वाले होन, तो ये फिर अब क्या करें, अब हमारी तो मजबूरी है ना। गंदे अंडे भी दे नाल ही ने, ना फरमान औलाद भी दे नाल ही है जी। हाँ जी बेटा, नंबर 5 रेंट है, रेंट है, बोलो एक्सपेंस है, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस का लेजर बना लेते हैं। अब प्रीपेड है यानी एसेट, तो क्लोजिंग प्रीपेड कितना 6। अच्छा, और पिछले साल का क्लोजिंग प्रीपेड इस साल का ओपनिंग प्रीपेड बन जाएगा। अब देखो, अब ना अब ज़रूरत नहीं है अलग अलग सोचने की, एक्सपेंस का लेजर है। अब बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेबिट साइड पर, ऐसा ही है। अब एक्सपेंस के लेजर में डेबिट साइड पे क्या आता है, कैश, तो बैलेंसिंग बस लिखो कैश, ज़िंदगी आसान बनाओ, ठीक है। लेजर कंप्लीट करो, लॉजिक शॉजिक सब कुछ सीख चुके हुए हैं हम, बस ठीक है। अब पर्चे का वर्जन तो यही है, फटाफट मुकाओ इनू, ठीक है। अब जाकर देखते हैं टैक्स वालों की कहानी। तो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं जी, कैश बेसिस पे हम चलेंगे। तो क्या सीखा और याद किया हुआ है, करंट टैक्स की वर्किंग में पीएनएल को रिवर्स कर देंगे। तो पीएनएल में कुछ है ही नहीं, यानी एक्सपेंस को रिवर्स करना है तो ऐड बैक करना है। कितना एक्सपेंस है, अच्छा अब आप 1 को एक्सपेंस कर लेते जैसे मैंने सिखाया था, तो ये रिवर्स हो जाता, यानी ऐड, और फिर पूरे 6 को कैश लिखते तो ये कैश रिकॉर्ड होता, तो 6 लेस होता, नहीं एक्सपेंस अलाउ कर देते हैं, ठीक है ना। तो 6 लेस होता, 1 ऐड होता, तो नेट में क्या 5 ही लेस हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, टैक्स वाले रेंट को अलाउ कर देते हैं एज एन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेज ऑन पेमेंट बेसिस, यानी कि जब पेमेंट करते तो अलाउ कर देते हैं। तो हमने 6 माइनस किया, 1 ऐड किया, नेट में 5 ही माइनस हुआ ना, तो वही तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे ये। तो ऐड क्या करें, नथिंग, लेस क्या करें 5, तो रेंट पेड लेस कर लें। यार ये तो मुक्की जगह एडजस्टमेंट है, इसके बाद भी कोई करंट टैक्स बड़े, वैसे अगर नहीं मुक्की ना तो बड़ी कैलकुलेटिव अप्रोच आई है ना, रेंट पेड तो कल आ गया जी। रेंट पेड वर्किंग नंबर 5 है जी, कितना 5। अब कैरिंग अमाउंट 2018 में प्रीपेड रेंट है, 2019 में भी प्रीपेड रेंट है, ठीक है। तो 2000 ये गिवन है सवाल में, कोई वर्किंग हमने नहीं की। 2018 में कितना है जी रेंट, प्रीपेड रेंट 1, आपने बताया था 1। अब चूंकि टैक्स वाले कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी दुनिया के अंदर पेबल, प्रीपेड वगैरह एग्जिस्ट, अनअर्न्ड अगर इनकम है तो अनअर्न्ड रिसीवेबल ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये 1 है, तो इधर टैक्स बेस नॉट इज। अब एसेट है, एसेट कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो ये क्या है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लॉजिक मैंने लिखवाई हुई है, ये प्री पेमेंट फ्यूचर में हम एक्सपेंस बनाएंगे, टैक्स वाले इसको डिसअलाउ करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे हम तो ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं। तो ये फ्यूचर में ऐड बैक होकर टैक्सेबल प्रॉफिट को बढ़ाएगा, टैक्सेबल डिफरेंस लिखवाया था पहले दिन। पिजन वाले सवाल, कबूतर वाला सवाल याद है, क्वेश्चन 9 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, सारा एक रूल वहीं पे किया था हमने, अखीर हो गई थी उस दिन, तो 2 घंटे वही सवाल करते रहे थे, ब्रेक भी दी थी बीच में, प्री पेमेंट और एक्रू उसके अनअर्न्ड के बाद आप लोगों के तारे आने लग गए, तो ब्रेक दी थी, मुझे याद है। प्रीपेड रेंट 2018-19 का 6 है,
और टैक्स बेस 0 है। अब कैरिंग अमाउंट एसेट की ज़्यादा हो टैक्स बेस से तो टैक्सेबल टेम्परेरी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, बस जी, ये तो कहानी वाकई खत्म हो गई। 31 दिसंबर 18 पर डीएल का कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉस है 90, जिसके अगेंस्ट उन्होंने अब इस लाइन की अफादियत भी कल के बाद आपको पता लग गई है। कह रहा है कि डीएल 31 दिसंबर 18 पे, यानी पिछले साल के एंड पे, यानी डेफर्ड टैक्स वर्किंग में एक आइटम भी रहता है वहां पे, ठीक है। डीएल हैड अ कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ 90 मिलियन, लेकिन खतरनाक लाइन, अगेंस्ट विच डीएल हैड एक्सपेक्टेड दैट ओनली 80 मिलियन प्रॉफिट्स विल बी अवेलेबल। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना, मिसाल के ऊपर ऐसा होता तो इसका मतलब फिर आपने पिछले साल 80 पर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया होता तो अनरिकॉर्डेड वाला रेकंसिलिएशन में आ जाता। लेकिन खतरनाक लाइन आसान वाली थी कि 90 मिलियन का, अब ये लाइन नजर आने लगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, अब ये लाइन भी नजर आने लगी। जैसे मर्जी कर ले अब हमारे साथ, ज्यादातर यही है, किसी एक आधे सवाल में वो भी हो सकता है, पर ज्यादातर यही होगा कि जब कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस हैं तो ये लाइन लिख देगा, ना लिखे तो अजम्पशन यही होती है कि अवेलेबल है। तो कह रहा है 90 मिलियन का अनयूज्ड टैक्स लॉस है 18 के एंड पे, और DL has always expected that it is probable that future taxable profits will be available। इसका मतलब उन्होंने पूरे 90 के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया होगा। कब? 18 में, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था, वो शुरू में जब कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पड़े थे, एक सवाल किया था, शायद वकार वाला सवाल था, जिसमें हमने लिखा भी था कि अनयूज्ड टैक्स लॉस जिस साल का है उस साल के डेफर्ड टैक्स में आता है और अगले साल के करंट टैक्स में आता है। इसका मतलब 31 दिसंबर 2018 वाले साल के अंदर एक और एटम भी है, ठीक है जी। तो उसकी थोड़ी सी थां बनाई हमने और उसका नाम है अनयूज्ड टैक्स लॉस, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। और इसके बारे में आप क्या कहा था जी? सीधा ही जाना जे, ठीक है। अब कितने अनयूज्ड टैक्स लॉसेस? 90 मिलियन के, और टैक्स रेट कितना है? पूरे सवाल में चेंज तो नहीं ना हुआ, 35। तो आंसर, अब ये 31.5 का डेफर्ड टैक्स एसिड जो है ये डायरेक्ट बुक करना है, बाकियों का इसी तरह से अलग अलग आ जाएगा, रेट तो सेम ही है और टोटल में आपका ओपनिंग निकल आएगा। कोई मसला? यहाँ पे बस कहानी खत्म हो गई, सवाल तो खत्म हो गया। उसके बाद इधर देखें, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग लेने हैं या नहीं लेने आपकी मर्जी है, लेकिन एक मिनट 90 का अनयूज्ड टैक्स लॉस था। अगेन ये जनाब इस तरह से है, 90 का ऐसे अनयूज्ड टैक्स लॉस था, ऐसे ही है, सही है ना। ये पिछले साल था तो पिछले साल 18 के अंदर इसके ऊपर हमने एसेट बुक किया, ये ऐसे सिखाया था ना उस वकार वाले सवाल में, 3 साल किए थे हमने, ठीक है। तो जिस साल का अनयूज्ड है टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस, टैक्स लॉस, उस साल की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आ गया, अगले साल की करंट टैक्स की वर्किंग में एडजस्ट करने की कोशिश करनी है हमने, ठीक है। तो ये अगले साल यहाँ पर, अगले साल की वर्किंग में यहाँ पे आना है इसने। अब अल्लाह करे, ओह ये तो नजर आ गया, चलो खैर के ऊपर कितना आना है पता लग गया ना। चलो खैर एड लेस करो। अब एड लेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? पूरा सवाल हो गया ना, तो मुझे कोई परवाह हुई इससे कि प्रॉफिट पड़ा है या लॉस पड़ा है। लेकिन अगर मैं लॉस सोचता तो फिर ऐसी हर जगह पे उलट सोच रहे होते, लॉस तक आते आते एक्सपेंस लेस हो गया। अपने असूल क्यों खराब करते हैं? बस अज्यूम करें प्रॉफिट था, अब एंड पे खत्म कर दें वो अजम्पशन। अब कहता है अकाउंटिंग लॉस बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 140, तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है बल्कि अकाउंटिंग लॉस है, लॉस बिफोर टैक्स कह लें, अकाउंटिंग लॉस कह लें। और कितना था जी? कितना जी? 140। ओए 140 नेगेटिव। अब ये सारी चीजें ऐड लेस हो, माशाल्लाह ये 470 ऐड हुआ है, मैं अखीर कर दिया इसने, और भी बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं। तो बताओ जी, हाँ 140 नेगेटिव से शुरू करना है काम, तो नेगेटिव 140 से चलते चलते आए आप, एंड आंसर क्या आ रहा है? हाँ 130 में 90 को एडजस्ट किया तो आंसर क्या आ गया? 40। अब जितना अनयूज था वो सारा यूज हो गया, तो इसलिए इस साल के अंदर कोई डेफर्ड टैक्स एसेट बुक नहीं करना, क्योंकि अनयूज्ड है ही नहीं। ठीक हो गया? अब बोलो, अब इससे आगे सवाल उम्मीद है आप कर लेंगे, क्या ख्याल है? इससे आगे तो आप कर ही लेंगे ना जी, क्या ख्याल है? अब रह क्या गया जी? ये वर्किंग तो वैसे मैंने कर दी है आपको, बस यहाँ पे आपने टैक्स रेट्स लगाने हैं और
डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा, क्योंकि इधर भी एसेट आना है, ये भी एसेट पड़ा है। इसको ना जरा ये नीचे वाली एंट्री को दफा करें, ये बहुत फिर छोटी होगी राइटिंग, ऐसे सही नजर आ रहा है, ठीक है। ये इधर भी एसेट आना है, इधर लाइबिलिटी आनी है, ये भी एसेट है, तो नेट में एसेट, फिर इधर भी एसेट आना है, इधर लाइबिलिटी भी है लेकिन नेट में फिर एसेट। तो डेफर्ड टैक्स एसेट का जो लेजर है कितने गया, हाँ ये, इसमें ओपनिंग भी एसेट होगा, क्लोजिंग भी, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकल आएगा। करंट टैक्स में पहले निकाल चुका हूँ 17.2, डेफर्ड टैक्स भी निकल आया। अब मुझे बताओ कोई परमानेंट डिफरेंस होगा? केड़ा किन 2018 में क्या बेटा देखो, हाँ ठीक है, हो जाए तो हो जाए। कैरिंग अमाउंट, सॉरी यार मैं भूल गया यार, सॉरी यार। डीटीएल इसका भी निकलेगा। कैरिंग अमाउंट ज्यादा टैक्स बेस से कितना? 580। ये क्या है? टीटीडी, इससे बिल्कुल आ जाएगा डीटीएल। ठीक है जी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ये तो अखीर हो गई। लाइबिलिटी शायद ज्यादा ही हो, शायद कम भी हो जाए, नीचे एसेट भी आ रहे हैं। ऐसे यहाँ वाला भी छोड़ गए थे। कैरिंग अमाउंट ज्यादा टैक्स बेस से कितना? इससे आगे मैंने सवाल आपको करने को दिया था तो कर लेना था ना यार। टीटीडी, इस पर भी क्या आएगा? डीटीएल। तो ये डीटीएल ही मुझे निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं भाई, मैंने यही कहा था डीटीएल निकल आएगा तो कौन ओपनिंग इधर। ठीक है, मुझे बस ये बताओ पूरे सवाल में ढूंढ ढांड के बताओ कोई परमानेंट डिफरेंस है? केड़ा? वो जो यूके में आपने 20% टैक्स दिया था, अब वो इनकम तो आपकी पीएनएल के अंदर मौजूद है ना, तो टैक्सेबल प्रॉफिट में तो वो इनकम पड़ी है नहीं पड़ी? तो जब पड़ी है तो आपने तो पूरा, अच्छा आपने बेशक 140 का लॉस उठाना है, रेकंसिलिएशन बनाकर देखना, ठीक है ना। बस करें, ब्रेक करते हैं, ठीक है। बहरहाल वो जो 20 रुपए का आप 20% आपने यूके में टैक्स दिया था, अब वो इस टैक्स एक्सपेंस में शामिल है, ठीक है। लेकिन जब आपने जब अकाउंटिंग लॉस पे ही रेट लगा देना, कोई फर्क नहीं, नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ऊपर टैक्स एक्सपेंस पड़ा होता है, पूरा करोगे तो पता लगेगा ना, ठीक है। तो आपने जब रेट लगाना है तो पूरा 30% लग जाना है, तो फिर 20% लगना था, 30% लग गया, तो फिर डिफरेंस क्या है? चलो कोई नहीं, ब्रेक में सोच लो, मैं ब्रेक के बाद फिर करा दूंगा, कोई मसला नहीं है, पूरा भी कर देंगे, लेकिन नोट आपने फिर बनाना खुद ही है, ठीक है। तो इसकी पिक्चर ले लीजिए, यहाँ पे मैं छोटा करके लिख भी सकता हूँ। पास पेपर कौन सा है जी? 12 है, पेज नंबर 2A लिमिटेड, पेज 289, ठीक है। अब ये तस्वीर उम्मीद है आपकी पर्पस सर्व कर। ये कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? ओके, इसको कर लेते हैं जरा, भाई के ख्याल में इनको सजा देना, थ्योरेटिकल सवाल इनको पसंद नहीं है ना जी। डिस्कस करें द इफेक्ट ऑफ अबव मैटर्स ऑन जेसीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? ये कम हो गए, बस हो गई थी। चलें बेटा फिर ऐसा करें, जरा ये यहां से लेकर पहले यहां तक पढ़ें। इसमें रिस्ट्रक्चरिंग भी पड़ा है, दूसरे पॉइंट, ये तो आपने लेफ्ट हैंड से किया होना। ये कोई अजीब सी बात है, थोड़ी सी नई बात। असल में ये पॉइंट वैसे फाइनल अकाउंट्स के अंदर हुआ करता था, इसको रीफाइनेंसिंग कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स उसने वैसे तो निकाल दिया, सिर्फ कंपनीज एक्ट छोड़ा है आपके पास। तो बार मैं कोशिश करूंगा, समझा दूंगा थोड़ी सी बात ऐसे हल्की फुल्की। देखता हूँ ना कहीं लास्ट टाइम वाली IAS 1 वाले चैप्टर को ओपन करके सिर्फ तस्वीर खिंचवा दूंगा, चलो ये सवाल हो जाएगा। वैसे तो ये इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स IFRS 9 से रिलेट करता है, लेकिन काम चला लवांगे बगैर उसके पढ़े भी, ये सादा सी बात है। हाँ जी, यहां तक पढ़ लिया होगा आपने। झालर कॉस्मेटिक्स लिमिटेड
is currently in process of finalizing financial statements for the year ended 30 जून 2023 और for the purpose of this question assume that date today is यकम सितंबर 23 यानी कि जुलाई और अगस्त गुजर चुका है और यकम सितंबर पे आप खड़े हैं और साथ साथ में हर उस सवाल में आपको जिसमें ये डेट दी थी बताता आया हूं कि ये बेसिकली आप यहां मौजूद हैं। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज नहीं हुई बल्कि लिख रहा है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये IAS 10 के लिए सवाल होते हैं, मतलब IAS 10 वाली लाइन जहां पे लगे लिखा करो, मुफ्त का एक नंबर नहीं जाया करना आपने, ठीक है। इन मई 23 साल खत्म होने से कुछ एक डेढ़ महीना पहले JCL was on the verge of launching an innovative line of beauty products। कोई अखीर किस्म की ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करने के बिल्कुल एज पे, किनारे पे पहुंच चुके थे। However, the launch was cancelled। क्यों जी? अपने एम्प्लॉइज पे तजर्बा की। Due to alarming reports that employees involved in internal testing of new cosmetics experienced adverse skin reactions ranging from minor irritation to serious allergic responses। यानी हमने बेसिकली कॉस्मेटिक कंपनी, तो हमने एम्प्लॉइज किस लिए रखे हुए हैं कि जब कोई नई क्रीम बनानी है हमने उन पे टेस्ट करनी है, ठीक है, इसलिए हमने उनको रखा हुआ है। लग ऐसे ही रहा। एनीवेज, हम बिल्कुल उसको लॉन्च करने के करीब थे, एक नई इनोवेटिव प्रोडक्ट हमने बना ली थी, लेकिन हमने कहा चलो पहले जरा अपने एम्प्लॉइज पे टेस्ट कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया और उनसे कहा कि एक टेस्ट कर लेते हैं, जरा टेस्ट रन, ठीक है। तो वो एकदम से कैंसिल करनी पड़ गई क्योंकि कुछ को थोड़ी एलर्जी हो गई, कुछ को शदीद एलर्जी हो गई। और फिर हालात तो उस वक्त बिगड़े जब ये न्यूज ब्रेक हो गई और रेपुटेशन भी खराब हो गई। किसी एक एम्प्लॉय ने गुस्से में आके उसको सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया उन्हें, ठीक है। तो द सिचुएशन वर्सन as news of these reactions spread through media outlets highlighting potential risk damaging JCL's reputation and causing public doubts। लो जी, गड़बड़ हो गई। अब क्या सवाल यहां खत्म हो जाएगा। As a result of above, JCL has incurred a net loss for the first time। जो incurred है वो तो हो गया ना, उसका कोई मसला, वो बेसिकली इनकम्स और एक्सपेंसेस नेट होके 30 जून 2023 पर जो ईयर एंड पर P&L बना है उसमें लॉस इनकर हो चुका, ठीक है। एडिशनली ये लॉस तो हुआ सो हुआ, JCL हैज एनकाउंटर्ड फॉलोइंग मैटर्स, ये मसाइल भी सामने आ गए हैं। जुलाई 23 में अफेक्टेड एम्प्लॉइज ने केस ही कर दिया, उल्टा केस ही कर दिया, मुफ्त में हमने उनको क्रीम भी दी, उल्टा JCL, उल्टा एम्प्लॉइज ने JCL के खिलाफ केस ही कर दिया। Legal advisors anticipate that these suits could result in potential liability of, however, due to legal complexities, actual payout remains uncertain। The legal advisor estimates a 70% likelihood of incurring full liability and 30% likelihood। पहली बात वो क्या कह रहा है कि भाईजान के एंटिसिपेट क्या कर रहा है कि these could result in potential liability of 120, लेकिन अगली बात क्या कर रहा है, पूरा 120 देना पड़ेगा, इसके चांस कितने हैं, और 120 का हाफ यानी 60 देना पड़ेगा, इसका चांस कितना है। तो हम मोस्ट लाइकली की तरफ जाएंगे 120 की तरफ, ठीक है। तो बहरहाल वो ये कह रहा है कि these could result, suits could result in potential liability, तो रिजल्ट हो सकता है, इसके चांसेस तो हैं, ठीक है। अब ये लंबी चौड़ी कहानी के बाद आपने IAS 10 वाला मुफ्त का नंबर नहीं लेने भूलना, ठीक है, क्योंकि पहली चीज ही क्या आई है। हाँ, उससे पहले आपने ये जरूर लिख दे, इसके बारे में से क्या लिखना, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखना, इनकर कर चुके ना लॉस, ठीक है। उसके बारे में कुछ लिखना चाहो तो लिख दो, तो इनकर्ड लॉस जो है P&L के अंदर आ गया, उसका तो कुछ नहीं करना। अगर लिखना ही है तो कहानी यहां शुरू होगी। नंबर 1 आप कहोगे कि द लॉ सूट्स फाइल्ड बाय एम्प्लॉइज, अफेक्टेड एम्प्लॉइज is just an evidence of a condition that existed at reporting date, therefore it is an adjusting event, full stop। ये एक नंबर मिल गया हमें IAS 10 वाला, 13 नंबर का सवाल है। अच्छा, एक नंबर आ गया उसमें से। अब अगली बात आपने लिखनी है इसके बारे में कि
द as there is a present obligation due to past event which in this case is किथे गया, which in this case is किथे गया, फर्क किथे का, ये which in this case is skin adverse skin reactions, ठीक हो गया. Outflow is probable and reliable estimate as given by legal advisor is 120 million, ब्रैकेट में लिख दोगे most likely, ठीक है, मोस्ट लाइकली फिगर. उसके बाद लिखोगे therefore a provision of 120 million will be recorded in financial statements for the year 30 जून 2023. ठीक हो गया. चेक मारें जरा, कौन सा सवाल है? 20. देखो ये न्यूमेरिकल था, देखो तुमने नहीं किया ये न्यूमेरिकल. फाइलिंग ऑफ कोर्ट केस आफ्टर बैलेंस शीट एंड रजिस्टरिंग इवेंट, ठीक है. JCL प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, स्किन रिएक्शन ड्यू टेस्टिंग, इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो and both possibilities would result in payment. A reliable estimate can be made as a single instance. The most likely outcome will be considered. So JCL should, वही वाली गल साढ़े वाली तकरीबन लिखी, जरा हैवी अंग्रेजी जो साढ़े जरा हल्की अंग्रेजी. लेकिन बात नोट करने की क्या है, ये सारी बातें हम लिख रहे हैं जरा आसान अंग्रेजी में, चीजें पूरी लिखनी है, स्टैंडर्ड भी बातें लिखनी है. आउटफ्लो प्रोबेबल है, पास्ट इवेंट कैसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, रिलायबल एस्टिमेट है, मोस्ट लाइकली की फिगर उठाई है. ब्लैक जैकेट वाले भाई ध्यान से देखो, इधर उधर रिएक्शन हो गया, तुम लोगों को टेंशन ही कोई नहीं है. उधर एम्प्लॉइज हमारे, कोई रत्ता लाल मुंह ले फिर गया, तो कोई नीला पीला होया फिर गया, तुम्हें फिक्र ही कोई नहीं है. इधर फिर केस भी करता उन्होंने, है जी, एहसान फरामोशीज. अच्छा, इन जून 23, अच्छा अब तो ये तो जून की बात हो रही है. JCL, क्योंकि ये मामला तो हो चुका था ना जून में, ठीक है, मई में ही बल्कि वो मामले हो चुके थे. तो जून के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड अ डिटेल्ड रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इन्वॉल्विंग रिडक्शन ऑफ ऑपरेशन इन 2 cities ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी. जाहिर है लॉसेज आते हैं तो ऐसे काम फिर होते ही हैं. कहने लगे यार कि आप ना दो सिटीज में ऑपरेशंस रिड्यूस कर दें, ठीक है, और उसमें फिर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आ गया. अब रिस्ट्रक्चरिंग पता ही है आपको, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है लेकिन अनाउंसमेंट के बाद. तो द प्लान वाज अनाउंस्ड एंड कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉइज इन द कंसोल वाली अंग्रेजी. जितने बच्चे ऐसे हैं ना जो अभी भी सफा खोलकर लिखते हैं सवाल लिखते हुए, इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे. पर्चे के अंदर भी उनके सामने वो सफा खुला हुआ होगा. बाकी तो फिर अपनी जिम्मेदारी पे है, इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है उनके लिए. याद आ गई तो रोजी, ना याद आई तो रोजा, लगी तो रोजी है, ना लगी तो जो बच्चे अभी तक ऐसा कर रहे हैं ना, सामने सफा रख लेते हैं, उनको ये नहीं है कि वो देख के कर रहे हैं, बेसिकली उनके दिमाग में वो सफा बैठ गया. तो वो रिस्ट्रक्चरिंग के सामने वाली लाइन में जो 30 जून 2 लिखे हुए थे ना, आफ्टर अनाउंसमेंट वाला नीचे वाला हिस्सा आपने उस सामने खुला होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में खुला हुआ होगा कि अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रिस्ट्रक्चर एग्जिस्ट या अराइजेस ऑन 30 जून बिकॉज अनाउंसमेंट हैज बीन मेड, डिटेल्ड प्लान is made and announcement is also made before year end which created a valid expectation. Therefore a provision for amount of, ये बाद में बताता हूं, पहले ये देख लें. The implementation of this plan span over 6 months resulting in employee redundancies, lease termination, retraining cost amounting to 150, 24 and 18. सबसे पहले 150 पकड़े, तो वो जो जुमला पढ़ रहा था, therefore a provision amounting to rupees 150 million in respect of redundancy costs shall be recorded as a provision for restructuring. अब ये हो गया जो हमने लेना था. अब जो इग्नोर करना है वो कौन सा है जी? नंबर 2 क्या चीज है जी? लीज टर्मिनेशन. अब आपको जी लीज टर्मिनेशन के बारे में कह सकते हो ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है, इसकी प्रोविजन क्रिएट करनी है तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वाली होगी, रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से नहीं है, ठीक है. हाँ उसी की वजह से है लेकिन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया. फिर रीट्रेनिंग कॉस्ट 18 मिलियन, ये आपके बारे में क्या, इस बारे क्या कहते हैं, ये ऑनगोइंग बिजनेस से रिलेट करता है, रिस्ट्रक्चरिंग खर्चा नहीं है, इसलिए इसको रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन में नहीं डालना. जब होगी ये ट्रेनिंग तो उस वक्त एक्सपेंस आउट कर देंगे. और उसके बाद एक्सपेक्टेड डिस्पोजल, एक्सपेक्टेड गेन ऑन गेन ऑफ 18 मिलियन किस पर? एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स पर. इसको प्रोविजन में से नेट करने की इजाजत भी नहीं थी, पैरा 51 याद करो. तो अब ये 13 नंबर का सवाल है, मेरे ख्याल में 5 नंबर तो इसी के मिल गए कि आपने प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कितनी बनाई है? 150 की. आपने लीज टर्मिनेशन के ऊपर जो कॉस्ट इनकर की है इसको ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट आ गई ना 24 मिलियन की. उसके बाद आपने 18 मिलियन को रीट्रेनिंग को नहीं लिया, ये रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग में आ गया.
ये ऑनरस में आ सकता है, लिखने वाले लिख सकते हैं। रीट्रेनिंग को आपने कहा जी रीट्रेनिंग ऑनगोइंग बिजनेस से रिलेट करती है, तो इसको आपने रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा नहीं बनाना। एक्सपेक्टेड गेन ऑन डिस्पोजल, इसको आपने प्रोविजन में से नेट नहीं करना। ये कितना है? अच्छा ये 18 था, ये भी 18 है, वो भी 18 है, ठीक है। गेन जो कि एक्सपेक्टेड गेन होता है डिस्पोजल पर, वो आपको जब आएगा तो तब आपने IAS 16 के तहत उसको रिकॉर्ड करना है। अब ये 4 नंबर तो मेरे ख्याल में इसके होने, पढ़ो। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग हैव अराइजन एज फॉर्मल प्लान हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोर्ड एंड हैज बीन कम्युनिकेटेड। ये बिल्कुल वैसा ही जुमला लग रहा है जैसा वहां लिखा हो। देयरफॉर अ प्रोविजन फॉर 174 शुड बी रिकॉर्डेड, रिडंडेंसी एंड लीज टर्मिनेशन। ठीक है, मैंने इसको 150 के अंदर रख दिया और 24 को भी रख दिया, लेकिन मैंने उसको ऑनरस कह दिया। प्रोविजन तो क्रिएट हो रही है ना, नहीं हो रही? प्रोविजन तो हो रही है ना। मैंने उसको इस तरह से बोल दिया, 174 की प्रोविजन क्रिएट किया, उन्होंने दोनों ही रिस्ट्रक्चरिंग में डाल दिए। मैंने कहा यार एक को ऑनरस कह दो, एक को रिस्ट्रक्चरिंग कह दो। रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से इसलिए 174 भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिट्रेनिंग को नहीं इंक्लूड करना क्योंकि ये फ्यूचर कंडक्ट से रिलेट करती है। गेन ऑन डिस्पोजल को भी आपने नहीं लेना क्योंकि ये अलाउ नहीं करता IAS 37 इसको प्रोविजन में से नेट करना। जब होगा तो IAS 16 के तहत हम उसको गेन के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, सही है। उसके बाद एज ऑफ 30 जून 23 JCL वाज इन ब्रीच ऑफ वन ऑफ लोन कोविनेंट्स। लोन के साथ ना कुछ शर्तें लगी होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और वो जो है ना बैंक ने ये कहा होता है अगर आपने ये शर्त, मतलब कोई रेशोज होती है ना, आपकी डेट इक्विटी रेशो, आपकी कोई चीज़ मैंने 90 ना मैंने मारा जेडे मोबाइल वेखी जाते हैं, ठीक है। कोई लोन कोविनेंट्स होते हैं कि जी कोई डेट इक्विटी रेशो चेंज हो या इंटरेस्ट कवर रेशो चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा क्या मैंने किसी को है क्या तीनों है सुन नो ने भी ले और भी यूज कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, तो बैंक ने कोई शर्तें रखी होती हैं कि फलां चीज अगर आपने मीट ना की, कोई डेट इक्विटी रेशो चेंज कर दी, इंटरेस्ट कवर रेशो आपकी चेंज होगी, कुछ आपने ऐसा कोई आपने ऐसा एसेट जो हमारे पास सिक्योर्ड है उसको आपने कहीं बेच दिया, कुछ ऐसी हरकत की, हमारी शर्त अगर कोविनेंट शर्त हमारी ब्रीच हो गई तो फिर हम वो जो 5 साल की लोन दिया हुआ वो अगले 5 महीने के अंदर हमने वापस ले लेना है, ठीक है। अब यहां पे पढ़ो, कहता है कि JCL जून के अंदर JCL वाज इन ब्रीच ऑफ वन ऑफ लोन कोविनेंट्स जो कि रिलेट करता था रेवेन्यू टारगेट्स के साथ। यानी उन्होंने ये कहा था अगर आपका रेवेन्यू मिसाल के तौर पे इतनी अमाउंट से नीचे आया ना तो आपका लोन 5 साल का नहीं है, हमें डर पड़ गया आप हमारे फिर पैसे और हमारे इंटरेस्ट वापस ना कर सको, 5 साल नहीं फिर अगले साल के अंदर अंदर ही वापस करना पड़ेगा। अब जून 23 के अंदर वो ये टारगेट मीट नहीं कर रहे थे, which would have led to entire long term loan becoming payable immediately। यानी कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना जी 30 जून 2023 पर खड़े होकर वो करंट लायबिलिटीज में आपका ये विच वुड लेड लॉन्ग टर्म लोन है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म लोन कहां नजर आने लग जाएगा? करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि इमीडिएटली पेएबल हो रहा है 30 जून 23 के बाद। 30 जून 23 पे ये ब्रीच में है, तो 30 जून 23 पे ये क्या होने वाला है? इमीडिएटली। अब हाउएवर JCL बैंक के पास चला गया और उनसे वेवर ले लिया कंप्लायंस का, लेकिन कब जाकर किया ये काम? कब जाके किया ये काम? तो इसको कहते हैं रीफाइनेंसिंग कराना। जाकर आपने इसको करंट की बजाय दोबारा किस में करा लिया? नॉन करंट में। अल्लाह करे मुझे वो मिल जाए क्योंकि एडा वड्डा चैप्टर होना है। की होया विच हाले तक लोड ही नहीं होया है। अच्छा हुआ ये भी कोई चैप्टर था जी आपका है। ये हैं आपके नोट्स अभी भी हैं, ये सब आपके ही हैं, ये अभी भी आपके हैं। मतलब समझना खुश होना है, चैप्टर निकल गया। इस चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो होती थी ना इंट्रो R1 लेवल की वो निकल गई है। कंपनीज एक्ट अभी भी आपके पास ही है। चलो बहरहाल आप तब तक आप मुझे बताएं कि जी 30 जून पर ये इन ब्रीच थे, उस कोविनेंट के ब्रीच में थे, और जुलाई में जाके इन्होंने रीस्ट्रक्चर करवा लिया अपने
ये आपका है सिलेबस में। अच्छा खैर, रीस्ट्रक्चर करवा लिया इन्होंने अपने लोन को, तो फिर 30 जून 23 पे खड़े होकर ये इस लोन को नॉन करंट एसेट्स में शो कर सकते हैं या उनको इसकी इजाजत नहीं है? बताएं। नहीं लग रहा है जी मैंने, काश के वो मिल जाए। चलिए मैं वो फिर कल किसी वक्त ढूंढ के फिर आपको बता दूंगा, छोड़ें इसको, ठीक है। मुझे ये बताएं, मैं ये कह रहा हूं कि 30 जून पे जब हम खड़े हैं ईयर एंड पर, ये हमारा ईयर एंड है, ठीक है, ईयर एंड पे खड़े हैं और हमारे पास इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा लोन इस वक्त सारा का सारा करंट में आता नजर आ रहा है क्योंकि हम ब्रीच में हैं। हमने ईयर एंड के बाद ऐसा काम किया, देखें ईयर एंड पर खड़े होकर ये लोन 1 साल में पेएबल बन रहा था, लेकिन हमने ईयर एंड के बाद इधर ऐसा काम किया कि ये लोन इधर से 1 साल आगे जा रहा है, तो फिर ये स्टैंडर्ड कहता है, आई स्टैंड कहता है कि ये कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। ईयर एंड के बाद जाके अगर आपने यही एग्रीमेंट ईयर एंड से पहले कर लिया होता फिर ओके था, ईयर एंड के बाद आपने वो एग्रीमेंट किया है ना, तो इस साल तो आपका ये लॉन्ग टर्म लोन करंट लायबिलिटीज में ही नजर आएगा, ठीक है। अब ये पढ़िए अगर, ओहो है नहीं सोल्यूशन, हाँ है। JCL shall classify bank loan as current since JCL does not have an unconditional right to defer settlement of loan for after reporting period. Obtaining waiver at after year end is a non-adjusting event and will not change the classification from current to non-current. इसलिए अगर आपने ये रीफाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा हुआ ना बेटा, तो ये सादा सी बात थी जो मैंने आपको समझाई आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से, कि अगर ईयर एंड के बाद आपने वेवर लिया है तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती थी कंडीशन ईयर एंड के ऊपर, इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट क्या है, JCL के बारे में कह रहे हैं कि जी उसका प्लान है कि वो लोगों से उधार लेगा बॉन्ड्स इशू करके अक्टूबर 2023 में, ये तो जून के बाद है ना। ड्यू टू चैलेंजेस इट इज एस्टिमेटेड दैट बॉन्ड इशू विल यील्ड 100 million लेस देन ओरिजिनल एस्टिमेट। फर्दर इंटरेस्ट रेट वुड नीड टू बी इंक्रीज्ड बाय दिस। Additional interest would result in annual loss, which has a present value. और भाई फ्यूचर में बॉन्ड इश्यू होंगे, इतने पैसे आएंगे जितने आने थे उससे कम आएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है, जान दो पाए ना करना बॉन्ड इशू, कोई प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये तो बॉन्ड जब इशू होंगे फ्यूचर रेट पे देखा जाएगा। इशुएंस ऑफ बॉन्ड एट लोअर रेट एंड इंक्रीज इन फाइनेंस रिप्रेजेंट फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज विच प्रोविजन जिसकी नहीं बनाते होते ईयर एंड 30 जून 2023 पे खड़े होकर कुछ नहीं करेंगे, ठीक। दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ो जी, पढ़ो फ्रॉड लगा गया, पढ़ो। इससे मिलती जुलती एडजस्टमेंट हमने की हुई IS 10 वाले वंडर लिमिटेड वाले सवाल में। हाँ जी, कहता है एन एम्प्लॉय ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू आसमान लकीर लिमिटेड advise SL about amount of provision that should be incorporated and disclosure that are required to be made in financial statement for the year. An employee of SL forged the signatures of directors. डायरेक्टर के सिग्नेचर उसने सीख लिए नकल नुकल करके, एंड मेड कैश विड्रॉल्स ऑफ सिर्फ 7.5 million, 75 लाख फ्रॉम बैंक। ऑफ दीज, इन 75 लाख में से 1.5 वर विदड्रॉन बिफोर 31 दिसंबर, एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, बैंक से विड्रॉ किया ना उसने तो बैंक लिख रहे हैं, ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए। यानी ये तो एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि इसका पता लगना जस्ट इन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, ये चूना आपको लग चुका था, 15 लाख का चूना तो साल से पहले ही लग चुका था, ठीक है। Investigations revealed that an employee of bank was also involved and therefore under a settlement agreement bank paid 60% of amount। अब ये सारी बातें बाद की हैं, 60% जो है इसके बारे में क्या बताना है। ये पहली बात तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट, सॉरी 60% नहीं, ये कितना हमने रिकॉर्ड किया 1 पॉइंट, यानी 15 लाख तो गया ना, बाकी का जो सोल्यूशन भी ओपन कर लेना, बोलो आप तब तक बोलो, बाकी का जो 60 लाख है 6 मिलियन, वो चूंकि ईयर एंड के बाद उसने निकाला है
तो ये बिल्कुल वंडर लिमिटेड के अंदर एक सवाल ऐसा मौजूद था कि एम्प्लॉय ने विड्रॉ किए हैं पैसे कुछ साल से पहले और कुछ साल के बाद। हमने कहा था साल के पहले वाले वो प्रोविजन में डाल, वो मतलब एडजस्टिंग इवेंट है, उसकी एंट्री करो, और दूसरे वाले जो हैं वो चूंकि नॉन एडजस्टिंग है, ईयर एंड पे वो एग्जिस्ट नहीं करता था फ्रॉड, तो इसलिए वो नॉन एडजस्टेबल है, नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन अगर मटीरियल है तो उसको डिस्क्लोज कर दें। ठीक है, तो आपने यही बात लिखनी है कि 1.5 मिलियन के बारे में लिखना है कि ये एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि एग्जिस्ट करता था, रिपोर्टिंग पास्ट इवेंट हो चुका था, देयरफॉर it shall be recorded in financial statements by increasing expense and decreasing bank with amount of 1.5 million. ठीक है, और with respect to 6 million the amount is withdrawn by employee fraudulently after reporting date, therefore it is a condition that arose after reporting date, therefore it is a non-adjusting event. However if material it shall be disclosed in notes to the financial statement for the year, यही वाला लिखना है, giving brief description of nature and estimate of financial effect. ठीक है, सवाल नंबर कौन सा है? अच्छा, बाकी वो ये कह रहा है कि क्योंकि एम्प्लॉय बैंक वाला भी शामिल था तो वो कह रहा है कि 27 जनवरी को बैंक ने पे भी कर दिया। ठीक है, सेटलमेंट अरेंजमेंट, बैंक ने कहा यार हमारा बंदा भी शामिल था इसलिए 60% वो साइन करके भेजता था, हमारा बंदा ओके कर देता था, इन्होंने आधे आधे किए उन्हें। ठीक है, तो बहरहाल 60% ऑफ द अमाउंट जो है वो आपको वहां से रीइंबर्स भी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13वां। Although the debt owing by customer existed at reporting date, the inability of customer to pay did not exist. नहीं, amount withdrawn before year end is 15, ये क्या है? Adjusting event, और since 60% has been recovered, तो फिर 1.5 का भी 60% आप इनकम के तौर पे बुक करेंगे जो रिसीव होगा, नेट भी कर सकते हैं। ठीक है लेकिन ये क्या कह रहा है वही 1.5 का अगर 60% उन्होंने दे दिया है, कितना बना? पॉइंट, इसका मतलब नहीं, पॉइंट ये कितना बना? ये 0.9 बैंक ने दे दिया, तो आपने प्रोविजन क्या बुक की, एक्सपेंस क्या बुक किया, तो ये नेट हो गया ना। अब आप कहोगे नहीं यार सेटलमेंट तो ईयर एंड के बाद नहीं हो रही, भाई ये एग्जिस्ट तो करता था ईयर एंड पर, फ्रॉड तो हो चुका था। अगर आप एडजस्टिंग इवेंट 1.6 मिलियन को कह रहे हैं तो जितना बैंक ने वापस किया है उसमें से भी 1.5 का 60% समझो आपकी इनकम है। अब आप दोनों अलग शो कर दो, यानी आप यूं को एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 1.5 और फिर इनकम क्रेडिट कर दो और बैंक को वापस डेबिट कर दो 0.9 से, तब भी ठीक है, या इनका नेट करके आप इनकम बुक करा लो। हाउएवर फर्दर 6 मिलियन जो है ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि ये आफ्टर ईयर एंड हुआ, लेकिन अगर मटेरियल है तो ये डिस्क्लोजर बताओ, नेचर ऑफ इवेंट, ग्रॉस अमाउंट और रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली। ठीक है, सही है, हमने ऐसे ही लिख दिया कि उसको नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट बता दो। ठीक है, कोई मसला? अच्छा, 0.1 में कोई मसला? 2 हो गया, 3 में कोई मसला? बोलो, है? 4 में किस किस ने ये सवाल किया था? बड़ी मेहरबानी आप लोगों ने किया, आप लोग तो एक उम्मीद की किरण है मेरी जिंदगी में, वरना मैं कैसे इसको ओके कर सकता था, यानी मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ओके जी, 14 है ही नहीं, जान छड़दा। 14 कितने बच्चों ने ये किया, कितनी किरणें हैं उम्मीद की? जी, डिस्कस करने की जरूरत है इसको? सुभान अल्लाह, मज़ा नहीं आ गया? वैसे सवाल करने वाले ना असल में हमने कर लिए थे, ये अच्छा सवाल था वैसे, लेकिन ये हमने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किया भी हुआ था, ऐसे ही है QIL मेरे ख्याल से। तो खैर ये कितने बच्चों ने किया? जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अब बताओ कौन से सवाल को डिस्कस करना है? 2 वाले को कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कि 1 और 3 में कोई मसला नहीं है? बड़ी मेहरबानी। ऑन फाइनेंशियल ईयर 30 जून 10 है, ठीक है, और 30 जून 10 के बारे में ही उसने कहा है डिस्क्राइब कर दो कुछ, कोई ऐसी गल ना लिखी हुए। सपोर्ट योर आंसर इन द बत्ती ऑफ रेलेवेंट IFRS। ऑन 18 जुलाई 10, साल एंड होने के 18 दिन बाद, QIL was sued by an employee claiming damages of 6 million on account of an injury caused to him due to alleged violation of safety regulations on the part of company while he was working on the machine। मिल गया past event। अब
जख्मी कब हुआ था? और वो कह रहा है कि तुम लोगों की वायलेशन सेफ्टी रेगुलेशन की, तुमने सेफ्टी सेफ्टी जो है ना वो मैयस नहीं सही ली हुई थी, तो उसने क्लेम कर लिया है 6 मिलियन। अब 18 जुलाई को साइड पे कर दो यार, ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि इस फाइल होना, इस सूट का फाइल होना, ये तो बस एविडेंस है उस कंडीशन का जो एग्जिस्ट करती थी रिपोर्टिंग डेट पे, देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। अब अगली बात, एंट्री करनी है या डिस्क्लोजर देना है, ये डिपेंड करेगा अगली बात पे। एडजस्टिंग तो है, ठीक है। अगर एडजस्टिंग इवेंट मतलब एंट्री वाला बना तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कर देंगे, और अगर ये ना गया प्रोविजन वाली तरफ तो फिर पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकती है, या दूसरा केस हो सकता है रिलायबल एस्टीमेट ना हो तो फिर डिस्क्लोजर दे देंगे अपने नोट्स में, पर देना है, ठीक है। कहता है बिफोर फाइलिंग द सूट कॉन्टेक्टेड द मैनेजमेंट ऑन, तूने कहा मैं केस करने लगा जी, एंड आस्क्ड फॉर कंपनसेशन ऑफ 4 मिलियन। कहता उससे पहले उन्होंने कहा था कि 40 लाख मुझे दे दो, ठीक है, लेकिन ये मैनेजमेंट ने कहा चल नासिर तू निकल। अब उसने 4 माना था, छोड़ो इस बात को, वो कहानी अब खत्म हो गई। अब वो कोर्ट में चला गया ना, ये ना समझना कि उसने तो 4 मांगा था बस 4 में राजी हो जाएगा, हुन नहीं, अब नहीं, अब ने 60 लाख मांग लिया। लॉयर साहब क्या कहते हैं, कोर्ट मे अवॉर्ड कंपनसेशन रेंजिंग बिटवीन 1.5 to 3 मिलियन, हाउएवर इन हिज व्यू द मोस्ट प्रोबेबल अमाउंट इज, तो बस यही ठीक है, 2 मिलियन। क्या ख्याल है, इसको ले लें? हाँ जी, तो अब बोलो जी क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जी, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसकी कहानी लिखनी है, ठीक है। तो एडजस्टिंग इवेंट में लाइन लिख कर उसके बाद लिखोगे कि हमने एक प्रोविजन क्रिएट करनी है, और वो 2 मिलियन जो है उसकी प्रोविजन क्रिएट कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही रिलायबल एस्टीमेट है। और कोर्ट जज साहब, ये वकील कह रहा है उसने 4 मांगा, आपने नहीं दिया, उसने 6 कह दिया, आप अभी तक वो कोर्ट में चला गया, तो ये थोड़ा ही है कि इसका मतलब है कि इतने पैसे मिल जाए। जज साहब मेरे ख्याल में 20 लाख तक तकरीबन पैसे उसको कहेंगे कि इसको दे दें, जितना उसका जख्मी जितना हुआ है इतना की बनता है, ठीक है ना। तो वो 20 मिलियन क्या है, 2 मिलियन क्या है, ये रिलायबल एस्टीमेट। अब इसमें मसला क्या था? अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, शुक्र है। बरकत के लिए भी पूछ लेते हैं बच्चे कभी कभी कि यार ये ना लगे उसको कि हमने किया नहीं है, करके आए हैं। हाँ जी, और कोई एडजस्टमेंट? थर्ड में भी एक चीज भाई कह रहे हैं, कोई है, क्या है जी? मैं पढ़ ना लूँ, नवंबर 2009 हमारा साल एंड होने से बहुत सारा पहले, 8 महीने पहले, यानी हमारे साल के दरमियान में अ न्यू लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड, और उसने कहा कि सारी फैक्ट्रीज जो है वो स्पेशलाइज्ड सेफ्टी इक्विपमेंट लगाएं विद इन 4 मंथ्स, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी तक इक्विपमेंट लगा लें। ये हुकूमत की तरफ से नया लॉ आ गया था, ठीक है। अच्छा, अब द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 5 मिलियन वॉज ऑर्डर्ड ऑन 15 दिसंबर, ऑर्डर किया, ऑर्डर अगेंस्ट 100% एडवांस पेमेंट। इसकी एंट्री तो होगी एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं होगी ना, एडवांस फॉर इक्विपमेंट डेबिट, ये हमने अपने साल में ये भी कर दिया, ठीक है। बट सप्लायर डिलेड इंस्टॉलेशन टू जुलाई, मतलब ये 2000 केड़ा 2000 है 10 है ना, और ये जुलाई 2010, ऐसे ही है। अब फरवरी तक तो वैसे गुंजाइश थी, अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने वायलेशन हो गई है इस साल के अंदर अंदर, 5वें महीने की वायलेशन अभी नहीं हुई, ठीक है। ये बात समझ आती है, क्योंकि ईयर एंड क्या है हमारा 30 जून, 30 जून पे खड़े होकर अगर आप बिजनेस बंद कर लें, सोचना ये होता है, तो क्या आप 3 महीने की वायलेशन कर चुके हैं या 4 की? वो तो इसलिए नहीं, टोटल 5 है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ ठीक है, तो जुलाई की तो अभी आपने वायलेशन 30 जून पे की नहीं है। आगे कहता है 5 अगस्त पे कंपनी ने एक नोटिस रिसीव किया जिसमें पेनल्टी लगी है 0.4 मिलियन की, जो कि 0.1 मिलियन फॉर ईच मंथ है ड्यूरिंग विच वायलेशन कंटिन्यूड। मतलब उन्होंने भी 4 महीने की लगाई है मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। नहीं, 5वां महीना तो इधर है ना, इधर तो वो हमने पढ़ा था ना, याद करो, हमने ऐसे 1-2 सवाल भी किए थे कि अभी ये वायलेशन नहीं हुई है, जुलाई वाली वायलेशन तो जुलाई में होनी है,
30 जून पे खड़े होकर 30 जून पे खड़े होकर क्या जुलाई वाली वायलेशन हो चुकी है? नहीं। तो पिछले 30 जून पर खड़े होकर आप अगर कोई फाइन पेनल्टी बुक कर सकते हैं तो वो 4 महीनों की फाइन पेनल्टी बुक करेंगे। चौथा था, तीसरा था? जी जी, एक मिनट, ये तो कोई और है, यही नहीं है? हैं? 13 कहाँ गया? खत्म हो गया था ये। तो देखो जी, एज एट 30 जून QL शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर पेनल्टी बिकॉज रिपोर्टिंग डेट पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन आउटफ्लो 4 मिलियन का ही प्रोबेबल है क्योंकि ये 4 महीने की उसने वायलेशन का नोटिस भेजा है। देयरफॉर प्रोविजन शुड बी मेड फॉर टोटल अमाउंट पे आउट ऑफ। अगली बात वो फिर रीइंबर्समेंट भी थी सच्ची, वो आगे पढ़ाई नहीं आपने। एक मिनट, बात पूरी कर लूँ अब। QL हैज लॉन्च द क्लेम फॉर रिकवरी फ्रॉम सप्लायर ऑफ द इक्विपमेंट। अब अगली को बात, तो क्लेम ही लॉन्च किया है, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ था कि कितने दिनों में उसने करनी है ये कब उसने ये डिलीवर करना है? कहीं लिखा तो नहीं हुआ है। तो बस ठीक है, फिर आप उसको बस डिस्क्लोज कर दें मेरे ख्याल में। रीइंबर्समेंट ऑफ पेनल्टी अमाउंट फ्रॉम वेंडर शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन एंड ओनली व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन। वो तो है नहीं, ठीक है। तो फिर रिकॉर्ड कर लें अकॉर्डिंग टू एसेटिसन QL शुड रिकॉर्ड। हाँ, एक मिनट, नहीं ये तो ऐसे ही लिख दिया। कहते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ पेनल्टी अमाउंट फ्रॉम वेंडर शैल बी रिकॉर्डेड। ये तो पूरी बात ही उसने लिख दी, हालांकि ये बात इस तरह से लिखने की बजाय चले ऊपर ये तो लिखते कि आपने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना रिसीवेबल का, क्योंकि वो तो वर्चुअली सर्टेन हो तो रिकॉर्ड होता है। जी क्वेश्चन? अच्छा जी, अच्छा जी, 15वां सवाल भी ओके है।